अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैर तो आफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। बहुत सारे नए लोग जुड़े हैं और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फ़ैमिली थोड़ी थोड़ी करके बढ़ते जा रही है। बस मैं अपनी फ़ैमिली से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी करें और कमेंट्स भी लिखिए। सिर्फ सुने नहीं, थोड़ी थोड़ी सी मेहनत आप भी करिए, तो होना चाहिए ना ऐसा। तो चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की कहानी है मिर्ज़ा अमजद बेग साहब की। कहानी का नाम है रद्दो-बदल। एक शख्स इत्तेफाक से आपको मिल गया था रास्ते में, बहुत परेशान था और आपने उसकी गमों की दास्तान सुनी और फिर आपने उसकी मदद की। और इस कहानी के बारे में हम थोड़ा सा और जान लेते हैं कि अपनी गलती दूसरों के हिस्से डाल देना ये दुनिया का रिवाज है। और इससे ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि ख़ुद अपने हिस्से में जो जुर्म करते हैं वो भी किसी और के सर थोपने की कोशिश करना, चाहे उसके नतीजे में सामने वाले का मुस्तकबिल, उसका पूरा ख़ानदान ही क्यों ना बर्बाद हो जाए। लेकिन फिर कुदरत भी तो कोई चीज़ है। मकाफ़ात अमल जब आता है तो फिर वो कितना ही जालिम से जालिम इंसान क्यों ना हो, तो वो अपने अंजाम को पहुँच जाता है। वो माह अगस्त की एक हब्स ज़दा गर्म शाम थी। मैं अपने एक अज़ीज़ को एयरपोर्ट छोड़ने के बाद वापस आ रहा था। सूरज गुरूब हो चुका था, ताहम अभी तक फ़िज़ा में हिद्दत रची बसी हुई थी। ये मैं बैरूनी फ़िज़ा की बात कर रहा हूँ, वरना मेरी कार के अंदर तो एयर कंडीशन ऑन था, जिसके बाद अंदरूनी फ़िज़ा खासी खुनक और खुशगवार थी। मैंने जैसे ही शार फैसल को अलविदा कहकर अपनी गाड़ी को सिंधी मुस्लिम सोसाइटी की जानिब मोड़ा, एक मंज़र ने मुझे अपनी जानिब मुतवज्जा कर लिया। मेरी साइड पर सड़क के किनारे दो अफराद एक दूसरे से बुरी तरह उलझे हुए थे। उनके नज़दीक एक रिक्शा भी खड़ा था। इन दोनों में एक जवान था और दूसरा उम्र रसीदा। शायद मैं इन पर एक निगाह डालकर आगे बढ़ जाता, लेकिन जवान शख्स की एक हरकत ने मुझे रुक जाने पर मजबूर कर दिया। मैंने अपनी गाड़ी को रिक्शे के नज़दीक रोका और बाहर निकल आया। उस दौरान में जवान शख्स ने बूढ़े शख्स का गिरेबान पकड़ लिया था। इसे छोड़ो, मैंने जवान की तरफ देखते हुए कदरे सख्त लहजे में कहा। यह बुजुर्ग तुम्हारे बाप की उम्र का है, कुछ तो शर्म करो, मुझे बताओ मामला क्या है। बुड्ढे का दिमाग ख़राब हो गया है साहब, वो बदतमीज़ी से बोला। मैंने इसे क़य्यूमाबाद से रिक्शे में बिठाया और वो भी बहस मुबाहिज़े के बाद इंतहाई कम किराया तय करके। यहाँ पहुँचकर मेरा रिक्शा ख़राब हो गया। मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह रिक्शा स्टार्ट हो जाए, मगर मुझे इस मकसद में कामयाबी नहीं मिली। मजबूरन मैंने इसे अपने रिक्शे से उतार दिया। अब ये पागल मुझसे झगड़ रहा है, कह रहा है कि मुझे मेरी मंजिल पर पहुँचाओ वरना मैं किराया नहीं दूँगा। अब एक तो पहले ही मैंने कम किराए में इसे उठाया है, ऊपर से ये फड्डा। आप बताएं, अगर रिक्शा ख़राब हो गया तो इसमें मेरा क्या कसूर? मैं कह भी रहा हूँ कि बड़े मियाँ थोड़ा कम दे दो, पर ये जनाब 1 रुपया भी जेब से निकालने तैयार नहीं है। उसने अपने बयान के आखिर में मुझसे अपना कसूर पूछा था। मैंने जवाब दिया, तुम्हारा सबसे बड़ा और संगीन कसूर ये है कि तुमने एक बुज़ुर्ग का गिरेबान पकड़ रखा है। पहले इनका गिरेबान छोड़ो, बाकी बातें बाद में होंगी। मेरी बात में कुछ ऐसा तासुर था कि रिक्शा ड्राइवर ने फ़ौरन ही उस ज़ईफ़ का गिरेबान छोड़ दिया और उम्मीद भरी नज़र से मेरी तरफ देखते हुए बोला, आपने भी गाड़ी रखी है, आप जानते हैं गाड़ी छोटी हो या बड़ी, सड़क पर चलने के लिए उसे पेट्रोल की ज़रूरत होती है। मेरे घर में कोई तेल का कुआं नहीं खुदा हुआ है जो मैं मुफ्त पेट्रोल अपने रिक्शा में डालकर लोगों को कराची की सड़कों पर बगैर किराया वसूल किए घुमाता फिराता रहूं। अब आप ही इंसाफ करें, मैं इस बड़े मियाँ से किराया लेने का हक़ रखता हूँ या नहीं। बेफिक्र हो जाओ, इस बात का यकीन रखो कि तुम्हारे साथ कोई बेइंसाफ़ी नहीं होगी, मैंने तसल्ली भरे लहजे में रिक्शे वाले से कहा और फिर उम्मीद रसीदा पैसेंजर से पूछा, अंकल आपको कहाँ जाना है? तारिक रोड की मेन मार्केट में, उसने जवाब दिया। तारिक रोड यहाँ से चंद गज़ की दूरी पर है, रिक्शे वाला तनक कर बोला। मैं कह भी रहा हूँ कि आप थोड़ा सा पैदल मार्च कर लें, मगर ये बात इनकी समझ में ही नहीं आ रही है। तुम बिल्कुल खामोश खड़े रहो, मैंने रिक्शा ड्राइवर को डांट पिलाई। मैं बात कर रहा हूँ ना? ठीक है साहब, वो माजूरत खावाना अंदाज में बोला। अब मैं अपनी ज़ुबान बंद ही रखूँगा। हज़रत आपका क्या नाम है? मैंने उम्र रसीदा शख्स से पूछा। उसने जवाब दिया, औरंगज़ेब। आप दोनों के बीच तनाज़े को ख़त्म करने के लिए अगर मैं कोई सलाह दूं तो क्या आपके लिए मेरा फ़ैसला काबिल कबूल होगा? उस शख्स ने उलझन ज़दा परेशान नज़र से मुझे देखा,
फिर एक ठंडी सांस खारिज करते हुए बोला, शक्ल से तो आप समझदार और भले मानस दिखाई देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपका अच्छा ही फैसला होगा और आप अच्छा ही फैसला करेंगे। मतलब आप मेरे फैसले पर अमल करेंगे? मैंने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। उसने अज़बात में गर्दन हिलाई। औरंगज़ेब साहब, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, आपने रिक्शे वाले से जो भी किराया तय किया है वो उसे दे दें। लम्हाती हिचकिचाहट के बाद उसने मेरी तजवीज़ पर अमल कर डाला। जब रिक्शा ड्राइवर किराए की रकम को अपनी जेब में रख चुका तो मैंने उससे इस्तिफ़सार किया कि तुम मेरे इस फैसले से खुश हो? जी साहब, वो अज़बात में सर हिलाते हुए बोला, आपकी बड़ी मेहरबानी जनाब, तुम्हारा काम हो गया, अब तुम जाओ यहाँ से, मैंने रिक्शा ड्राइवर से कहा। वो मेरा शुक्रिया अदा करके वहाँ से रुखसत हो गया। औरंगज़ेब की उम्र 65 से ज़्यादा थी। वो दरमियाने कद का मालिक, एक मुतनासिब बदन का शख्स था। उसके सर के बाल सफ़ेद हो चुके थे। उसने हल्की फुल्की दाढ़ी भी रखी हुई थी। रिक्शे वाले के जाने के बाद उसने कदरे तल्ख लहजे में मुझसे पूछा, आप समझते हैं कि यह एक दुरुस्त फ़ैसला है? अगर आपको मेरा फ़ैसला दुरुस्त महसूस नहीं हो रहा था तो आपको किराया अदा करने से पहले इस बात पर एतराज़ करना था। मैंने गहरी संजीदगी से जवाब दिया, मेरी दानिश में तो ये एक बहुत माकूल फ़ैसला है और 16 आने से ही फ़ैसला है। क्या आपने एक लम्हे के लिए भी ये सोचने की जहमत महसूस नहीं की कि मैं यहाँ से मेन मार्केट तक कैसे जाऊँगा? उसने शाकी नज़र से मुझे देखा। बिल्कुल की है मैंने अज़बात में सर को जुम्बश दी। ये पॉइंट मेरे जहन में पहले भी था। तो फिर इस पॉइंट को अपने जहन से बाहर निकाले, वो खुफगे आमेज़ लहजे में बोला, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं अपनी मंजिल तक कैसे पहुँचूँगा। मेरी कार में, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, मैं आपको आपकी मंजिल पर ड्रॉप करके आगे बढ़ जाऊंगा। वो मुंह से कुछ नहीं बोला, बस तौसीफ़ी नज़र से मुझे देखता चला गया। मैंने कंधे उचकाते हुए कहा, आए मेरे साथ। वो एहसानमंदाना कदमों से चलते हुए चुपचाप मेरी गाड़ी में आकर बैठ गया। मैंने कार को स्टार्ट करके आगे बढ़ा दिया और पूछा, औरंगज़ेब साहब, अगर आपको एतराज़ ना हो तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप इस वक्त क़य्युमाबाद से तारिक रोड क्या करने जा रहे हैं? एक बात का तो मैं अंदाज़ा लगा चुका हूँ कि आप शॉपिंग की गर्ज से तो घर से नहीं निकले हैं। आपने किस बिना पर यह अंदाज़ा कायम किया है? वो चौंके हुए अंदाज में मुस्तफ़सिर हुआ। नंबर 1, आपके चेहरे पर इस वक्त बहुत तफक्कुरात ने पड़ाव डाल रखे हैं। मैंने ड्राइविंग पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए कहा। नंबर 2, आपके साथ कोई लेडी या लेडीज़ नहीं है। ये दोनों ऐसे अलामात हैं कि मुझे नहीं लगता कि आपने शॉपिंग के ख्याल से इधर का रुख किया है। तारिक रोड से शॉपिंग करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपके हमरा कोई लेडी ही हो, लेकिन ये बात है कि इस मार्केट में ख़वातीन का रश बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। फिर औरंगज़ेब उम्र के जिस हिस्से में था वहाँ भी इस वक्त इसकी शॉपिंग के इम्कानात ना होने के बराबर थे। आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है, वो सोच में डूबे हुए लहजे में बोला। अगर इस खबीस से मिलना ज़रूरी ना होता तो मैं इस वक्त कतन अपने घर से ना निकलता। आप किस खबीस की बात कर रहे हैं औरंगज़ेब साहब? मैंने उसके मामलात में दिलचस्पी लेते हुए पूछा। बासित चौहान, उसने जवाब दिया। बासित चौहान कौन है? मैंने ठहरे हुए अंदाज में पूछा। और उस शख्स से मुलाकात की ज़रूरत क्यों पेश आई आपको? ये बदबख्त मेरे बेटे का वकील है, वो ज़हर खंदा लहजे में बताने लगा। तारिक रोड की कमर्शियल मार्केट में उसने अपना ऑफिस बना रखा है, जहां वो दिन ढलने के बाद ही मिलता है। बासित चौहान का नाम सुनकर मेरे जहन में सुर्ख बत्ती सी जल उठी। फिर जब औरंगज़ेब की ज़ुबानी पता चला कि मर्द मस्कुरा एक वकील है तो मैं एकदम रेड अलर्ट हो गया, क्योंकि बासित चौहान को मैं बड़ी अच्छी तरह जानता था। उस वकील की साख बहुत ख़राब थी। कहीं आप उस वकील की बात तो नहीं कर रहे हैं जिसका कद बहुत छोटा है और उसने बिच्छू मार कर मूछें रखी हुई हैं? मैंने तस्दीकी तलब अंदाज में सवाल किया। जी हाँ, बिल्कुल वही, बेसाख्ता उसके मुँह से निकला। क्या आप बासित चौहान को जानते हैं? उसने इस्तेरारी अंदाज में पूछा। किसी हद तक, मैंने सूरत हाल को बड़ी सफाई से संभालते हुए कहा। कुछ अरसे पहले मैंने किसी अखबार में उसके बारे में खबर पढ़ी थी जो उसके किसी क्लाइंट से शदीद झगड़े के मुतालिक थी। इस खबर के साथ बासित चौहान की तस्वीर भी छपी हुई थी। बस मुझे उसका हुलिया और नाम याद रहेगा। आपने अभी जिक्र किया तो वो खबर मेरे जहन में ताज़ा हो गई। बस इतनी सी बात है। वो बहुत ही नामुराद वकील है जनाब, औरंगज़ेब ने तल्खी भरे अंदाज में कहा। पिछले 5 माह से मेरे बेटे का केस उसके पास है, लेकिन ये कमबख्त अभी तक शाहजेब की ज़मानत तक नहीं करा सका। मेरा बेटा जुडिशल रिमांड पर जेल कस्टडी में है। हर तारीख पर किसी कार्रवाई के बगैर अगली तारीख मिल जाती है। पिछले 5 माह से यही होता चला आ रहा है। अब तो मुझे शक सा होने लगा है
कैसा शक? मैंने अपनी कार को लिबर्टी चौक से सेंट्रल कमर्शियल एरिया की मार्केट की जानिब मोड़ते हुए पूछा। या तो बासी चौहान इंतहाई नालायक और निकम्मा वकील है, वो खासे तुर्श लहजे में बोला। ये केस उसके बस का काम नहीं है, या फिर लम्हाती तवक्कुफ़ करके उसने ड्रामाई अंदाज में इजाफा किया, या फिर वो मुखालिफ पार्टी के साथ मिल गया है और मुझे हर दफ़ा तसल्ली से कि एक नई टोपी पहनाकर चलता कर देता है। यही वजह है कि अभी तक 5 माह गुजर जाने के बावजूद भी इस केस में कोई पेशरफ्त देखने में नहीं आई। मुझे तो लगता है आपके दोनों ही ख्यालात दुरुस्त हैं, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। वो बिच्छू मार का मूँछों वाला वकील इंतहाई नालायक होने के अलावा नाकाबिल एतबार भी है। इस बात का अगलब इम्कान है कि वो फरीक मुखालिफ की गोद में जा बैठा हो। आज मैं उससे फ़ाइनल मीटिंग करने जा रहा हूँ। वो खिड़की से बाहर का जायज़ा लेते हुए मुस्तहकम अंदाज में बोला। गाड़ी यहाँ रोक दें। उसने एक 3 मंजिला इमारत की जानिब इशारा करते हुए कहा। बासी चौहान का ऑफिस इसी बिल्डिंग में है। अगर आज भी उसने मुझे कोई मीठी गोली खिलाने की कोशिश की तो फिर ये मुलाकात आखिरी मुलाकात साबित होगी। फ़ीस और अदालती अखराजात के नाम पर मैं जो रकम उसे दे चुका हूँ, मेरे ख्याल में उस पर फातिहा पढ़ लेने में ही बेहतरी है। मैं समझता हूँ आप बिल्कुल दुरुस्त सिमत सोच रहे हैं औरंगज़ेब साहब, मैंने उसकी मतलूबा मुकाम पर गाड़ी रोकते हुए संजीदा लहजे में कहा। मेरी कार को छोड़ने से पहले औरंगज़ेब ने उम्मीद भरी नज़र से मुझे देखते हुए पूछा, क्या आपकी नज़र में कोई तजुर्बाकार और काबिल भरोसा वकील है? हाँ है तो एक वकील साहब, मैंने अपनी अदाकारी में कुदरती रंग भरते हुए कहा। फिर पूछा, आपके बेटे पर किस किस्म का केस बना हुआ है? शाहजेब को पुलिस ने कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया था, उसने बताया। आपके बेटे पर किसके कत्ल का इल्ज़ाम आयद किया गया है? मैंने उसे कुरेदा। और ये कब का वाक़या है? शाहजेब की गिरफ़्तारी 20 मार्च को अमल में आई थी, उसने जवाब दिया। और उस पर सहरिश नामी एक खातून को कत्ल करने का मुकदमा बनाया गया है। लेकिन मुझे यकीन है कि यह मुकदमा किसी गहरी साजिश का नतीजा है। मेरा बेटा हरगिज़ कातिल नहीं हो सकता। मकतूल शहरिस का आपके बेटे से क्या ताल्लुक़ है? मैंने पूछा। आपका बेटा उस खातून के कत्ल के इल्ज़ाम में क्यों धर लिया गया? शाहजेब एयर कंडीशनर का बहुत अच्छा कारीगर है, उसने बताया। वो सहरिश का एसी ठीक करने उसके घर गया था। वो अपना काम ख़त्म करने के बाद वापस दुकान पर आ गया। थोड़ी ही देर के बाद पुलिस उस दुकान पर पहुंची और उसे सहरिश के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार करके अपने साथ ले गई। ठीक है जनाब, आप जाकर बासी चौहान से फ़ाइनल मीटिंग करें, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। अल्लाह कोई राह आपके लिए ज़रूर निकाल लेगा। आपने किसी वकील का जिक्र किया था, वो हिचकिचाहट भरे अंदाज में बोल कर सवालिया नज़रों से मुझे देखने लगा। ओह हाँ, मैंने चौंकने की अदाकारी की। फिर अपने बटुए के अंदर से एक विजिटिंग कार्ड निकालकर उसकी जानिब बढ़ाते हुए कहा, अगर बिच्छू मार का वकील से कोई माकूल बात ना बन पाए तो आप किसी भी वर्किंग डे में दोपहर 3 से 8 बजे के दरमियान इन साहब से मुलाकात कर लीजिए। इंशाअल्लाह आपका काम तसल्ली बख्श तरीके से हो जाएगा। मिर्ज़ा अमजद बेग, उसने विजिटिंग कार्ड पर निगाह डालते हुए ज़ेरे लब दोहराया और मेरा शुक्रिया अदा करके गाड़ी से उतर गया। मैंने अपनी कार को आगे बढ़ा दी। बासी चौहान जैसे अफराद हर शोबे ज़िंदगी में पाए जाते हैं और मेरी नज़र में ऐसे लोग अपने पेशे और उससे मुताल्लिका लोगों के लिए एक नासूर की हैसियत के हामिल होते हैं। उनका सारा कारोबार सिर्फ़ और सिर्फ चुर्ब ज़बानी की रहने मिन्नत होता है। ये बड़े ही एतमाद के साथ अपने क्लाइंट से झूठ बोलते हैं, उसे सुनहरे ख्वाब दिखाते हैं और अपनी बातों के ज़ोर पर कामयाबी क्लाइंट के कदमों में लापटकते हैं। लेकिन उनका ये खेल ज़्यादा अरसे तक जारी नहीं रहता। बाज़ क्लाइंट मायूस होकर और बाज़ लड़ाई झगड़ा करके उनके चुंगल से निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें क्लाइंट के जाने का ज़रा भी मलाल नहीं होता, क्योंकि ये अपनी दरोगोई के तुफ़ैल उसे लीमू की तरह निचोड़ चुके होते हैं। अगले रोज़ सहपहर में औरंगज़ेब मेरे ऑफिस में मौजूद था। मुझ पर निगाह पड़ते ही वो बेसाख्ता बोल उठा, आप यहाँ भी? मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा, हज़रत अपने ऑफिस में नहीं तो फिर कहाँ होना चाहिए मुझे? ओह, तो आप ही मिर्ज़ा अमजद बेग एडवोकेट हैं? वो जोश भरे लहजे में बोला। मैंने इस बात में सर हिलाने पर इक्तफ़ा किया। फिर रस्मी अलग सलग के बाद मैं शाहजेब के मौजू पर आ गया। आइंदा 1 घंटे में औरंगज़ेब ने मुझे जो मालूमात दी उसमें से गैर ज़रूरी बातों को हज़फ करके खुलासा मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि अदालती कार्रवाई के दौरान में आपका जहन किसी उलझन का शिकार ना हो। ये भी बताता चलूँ कि
इनमें से कई मालूमात मैंने बाद अज़ा इधर उधर से कोशिश करके हासिल की थी। मुझे ये बता देने में कोई आर नहीं कि मैंने चंद बातें दानिस्ता आपसे छुपा भी ली हैं, जिनका जिक्र अदालती कार्रवाई के बीचों बीच मुनासिब मुकामात पर किया जाएगा, ताकि कहानी में तजस्सुस का अंसर बाकी रहे। जैसा कि आप जान चुके हैं कि शाहज़ेब को सहरिश के कत्ल के इल्ज़ाम में जेल में डाल दिया गया था। अदालती और कानूनी ज़ुबान में शाहज़ेब मुल्ज़िम और सहरिश मकतूला थी। ये इस केस के दो बुनियादी किरदार थे, लिहाजा इनका मुख्तसर तारुफ करा देना ज़रूरी समझता हूँ। शाहज़ेब पेशे के एतबार से एक एसी मैकेनिक था। वो शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे थे और ये दोनों बेटियाँ थीं, 9 साल की फौजिया और 7 साल की नादिया। उसकी बीवी का नाम नुज़हत था। नुज़हत 38 साल की थी और शाहज़ेब से 2 साल छोटी थी। उनकी शादी को 10 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका था। शाहज़ेब की वालदा बिल्किस बेगम का इंतकाल हो चुका था, जबकि बाप औरंगज़ेब बक़ीद हयात था। ये तमाम अफराद क़य्युमाबाद के इलाके में 80 गज़ के एक मकान में रहाइश पजीर थे। शाहज़ेब की दुकान भी क़य्युमाबाद में ही थी और अब यही शाहज़ेब कत्ल के इल्ज़ाम में जेल की संगलक दीवारों के पीछे पहुंचा हुआ था। मकतूला सहरिश की उम्र 45 साल थी। इस ढलती उम्र के साथ भी वो चारों खाने फिट थी, यानी वो कहीं से भी 25 से ज़्यादा की दिखाई नहीं देती थी। इसका शुमार खूबसूरत और पुरकशिश औरतों में होता था। वो सदाबहार जवानी की मालिक थी। उसकी रिहाइश साहिल समंदर पर वाक़े एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में थी। वो इस अपार्टमेंट में अकेली रहती थी। इसका शौहर केडी खान हफ्ते में एक रात उसके पास गुजारकर तुले आफ्ताब से पहले रुखसत हो जाता। वो केडी खान खल्कदाद खान की दूसरी बीवी थी। केडी खान की ज़ौजा अव्वल नरगिस अपने शौहर के इस कारनामे से नावाकिफ़ थी कि केडी खान ने दूसरी शादी नरगिस को छुपाकर की थी। वो नरगिस से बहुत ज़्यादा डरता था, क्योंकि उसकी तमाम तर शान व शौकत, ऐश व इशरत, करोड़ों का बिजनेस सब कुछ नरगिस के करम से था। नरगिस क्लिफ्टन के इलाके में बोट बेस के नज़दीक 1000 गज़ के आलीशान बंगले में रहती थी। नरगिस से शादी से कब्ल केडी खान कुछ भी नहीं था। नरगिस ने उसे फ़र्श से उठाकर कामयाबी के अर्श तक पहुंचा दिया था। अब वो इस शहर का बल्कि इस मुल्क का एक नुमाया बिजनेसमैन था और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बड़ा कारोबार बड़े धड़ल्ले से चला रहा था। केडी खान अपने घर, रिहाइश ज़ौजा अव्वल और ऑफिस के एसी वगैरह का सारा काम शाहज़ेब से ही करवाया करता था। वो शाहज़ेब पर मुकम्मल भरोसा करता था। शाहज़ेब उसके लिए फैमिली इलेक्ट्रिशियन की हैसियत रखता था। 20 मार्च की सुबह शाहज़ेब ने अभी दुकान खोली ही नहीं थी कि केडी खान का फ़ोन आ गया। उस वक्त 10 बजकर चंद मिनट हुए थे। रस्मी सलाइक के बाद केडी खान ने उससे पूछा, क्या आप दोपहर से पहले थोड़ा वक्त निकाल सकते हैं? सर, आपके लिए तो टाइम ही टाइम है, शाहज़ेब ने बाअदब होकर कहा। आप हुक्म करें। एक एसी में कुछ काम निकल आया है, कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, केडी खान ने दबे दबे लहजे में कहा। इसे चेक करना है। ड्रेन पाइप में कोई गड़बड़ हो गई है। पानी पाइप की तरफ जाने के बजाय रिटर्न मार रहा है और एसी के रास्ते कमरे के अंदर गिर रहा है। इसके अलावा एसी प्रॉपर कूलिंग भी नहीं कर रहा है। क्या मुझे आप आपके बंगले पर आना होगा? शाहज़ेब ने पूछा। नहीं, केडी खान ने दो टोक जवाब दिया। इसका मतलब है कि आपके ऑफिस का एसी का मसला है। नहीं, इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही केडी खान बोल पड़ा। न घर आना है न ऑफिस आना है। मेरी एक अजीज़ा का एसी है जो साहिल समंदर के एक अपार्टमेंट में रहती है। उसके बाद केडी खान ने शाहज़ेब को सहरिश के अपार्टमेंट का एड्रेस अच्छी तरह समझा दिया। गुज़िश्ता शब उसने सहरिश के साथ गुजारी थी। अलग सुबह वो इससे वादा कर गया था कि एसी वाले मसले को हल करने के लिए वो दोपहर से पहले शाहज़ेब नामी एक एसी मैकेनिक को अपार्टमेंट में भेज देगा। इस वक्त वो अपने बंगले से शाहज़ेब को फ़ोन कर रहा था। उसकी भारी भरकम बीवी नरगिस शावर ले रही थी। मैं समझ गया सर, शाहज़ेब ने तसल्ली भरे अंदाज में कहा। आप बेफिक्र हो जाएं, मैं 11 बजे तक सहरी साहिबा के अपार्टमेंट में पहुँच जाऊँगा। केडी खान ने बेफिक्री से टेलीफोनिक रब्ता मौकूफ़ कर दिया। शाहज़ेब की दुकान में इसके 2 असिस्टेंट लड़के भी काम करते थे। उसने दुकान उनके सुपुर्द की और अपनी टूल किट उठाकर सहरिश की जानिब रवाना हो गया। इस नौइयत की सर्विस के लिए उसने
एक बाइक भी रख ली थी। ये मोटरसाइकिल अच्छी खासी पुरानी थी, ताहम वो बड़ी वफादारी से इसका साथ निभा रही थी। सहरिश के एसी के ड्रेन पाइप का मसला उसने चंद 20 मिनट में ही हल कर दिया। कूलिंग के हवाले से उसने सहरिश को माहिराना मशवरा दिया और लगभग आधा घंटा सहरिश के अपार्टमेंट पर गुजारने के बाद वो वापस आ गया। उसके बाद वो अपने मामूल के काम में लग गया। वो अच्छी साख का मालिक, एक दयानतदार एसी मैकेनिक था, इसलिए उसके पास काम की कोई कमी नहीं थी। केडी खान साल से उसकी खिदमत से इस्तेफादा कर रहा था। कमोबेश 3 बजे सहपहर 3 पुलिस वाले उसकी दुकान पर पहुंचे। उनमें से एक इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल थे। फिर वो सरकारी एहलकार का आनन फानन में शाहजेब को सहरिश के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करके अपने साथ ले गए। अगले रोज़ पुलिस ने उसे अदालत में पेश करके 7 रोज़ का रिमांड हासिल कर लिया। औरंगज़ेब ने भाग दौड़ करके बरवक्त बेटे के लिए वकील का इंतज़ाम कर लिया था, लेकिन अपनी बदकिस्मती और वक्त की सितम ज़रीफ़ी के बाद वो बासित चौहान के हत्थे चढ़ गया। चौहान ने पहले 5 माह में जिस पाए की वकालत फरमाई थी वो आपके सामने है। खैर, अब शाहजेब का केस मुकम्मल तौर पर मेरे हाथ में आ गया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक सहरिश की मौत 20 मार्च की दोपहर 11 और 1 के दरमियान वाक़ हुई थी। किसी तेज़ धारदार शय से उसका गला काटकर मौत के घाट उतार दिया गया था। पुलिस ने जाए वक़्त से आला कत्ल भी बरामद कर लिया था। वो एक पाइप काटने वाला कटर था। मज़कूरा कटर पर सहरिश के खून के आसार पाए गए थे। उसी रिपोर्ट में ये भी दर्ज था कि सहरिश के सर के उगबी हिस्से में एक कारी ज़र्ब का निशान भी देखा गया था और इस अम्र का इम्कान जाहिर किया गया था कि कातिल ने पहले किसी आहिनी शय से मकतूला के सर के उगबी हिस्से पर वार किया, जिसके नतीजे में मकतूला दुनिया व माफिया से बेखबर हो गई। उसके बाद कातिल ने मकतूला का नरखरा काट डाला। सहरिश की हसरतनाक मौत के साथ ही अपार्टमेंट में डकैती भी मारी गई थी। कातिल सहरिश को फना के घाट उतारने के बाद वहां से कीमती तलाई जेवरात और अच्छी खासी नकदी भी ले उड़ा था। जाए वारदात यानी सहरिश के अपार्टमेंट पर शाहजेब की आमद व जामद के ऐनी शाहिदीन पुलिस को मिल गए थे। इलावा अजी आला कत्ल यानी पाइप काटने वाला कटर भी शाहजेब की टूल किट का एक औजार समझकर इस पर कत्ल और डकैती का एक मजबूत केस बना दिया गया था। अगली पेशी में चूँकि काफ़ी दिन बाकी थे, इसलिए मैं एक रोज़ जेल जाकर शाहजेब से भी मिल आया। ये मुलाकात इसलिए भी ज़रूरी थी कि मुझे वकालतनामे और दीगर कानूनी कागजात पर उसके दस्तखत भी लेना थे। शाहजेब की उम्र 40 के आसपास थी। वो सांवले रंग का मालिक, एक मयाना कद शख्स था। इसके सर के बाल में हल्के घुंघरालेपन भी मौजूद थे। वो एक खुश शक्ल इंसान था, ताहम उस वक्त वो खासा बेजार और घबराया हुआ दिखाई दे रहा था। मेरा नाम मिर्ज़ा अमजद बेग है, मैंने अपना तारुफ कराते हुए कहा। अब मैं तुम्हारा वकील हूँ। और वो चौहान साहब, उसने सवालिया नज़र से मेरी तरफ देखा। बासित चौहान साहब को भूल जाइए, मैंने दोस्ताना अंदाज में कहा। तुम्हारे वालिद ने नाकिस कारकर्दगी पर उसकी छुट्टी कर दी है। वो एक गहरी सांस खारिज करते हुए बोला, ये अच्छा ही हुआ। मुझे भी वो बंदा वकील से ज़्यादा एक नौसरबाज लगता था। पिछले 5 माह में जो बीती उसे भूल जाए। मैंने अपना वकालतनामा और दीगर ज़रूरी कागजात उसके सामने रखते हुए बाज़ मकामात की निशानदही करके उससे कहा, यहाँ दस्तखत कर दे। बासित चौहान से निजात हासिल करने वाला ये एसी मैकेनिक शाहजेब एक तालीम याफ्ता शख्स था। बाद ऐसा मुझे मालूम हुआ कि उसने इंटर साइंस कर रखा है और एसी के काम का वो बाकायदा डिप्लोमा होल्डर है। उसने मेरे हस्बे मंशा तमाम कागजात पर अपने दस्तखत कर दिए तो मैंने उसकी तरफ मुतवज्जा होते हुए बड़ी संजीदगी से कहा, अब आप मुझे ये बताएं कि वक़वा के रोज़ सहरिश के अपार्टमेंट पर क्या हुआ था। जब तक मैं सहरिश के अपार्टमेंट में मौजूद था उस वक्त तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था जिसके नतीजे में मुझे जेल में डाला जाता। वो खासे जहरीले लहजे में बोला। मैं अपना काम करके नॉर्मल अंदाज में वहाँ से चला आया था। उसके बाद इस अपार्टमेंट पर क्या हालात पेश आए उनसे मेरा कोई ताल्लुक़ और वास्ता नहीं वकील साहब। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं शाहजेब, मैंने तसल्ली आमेज़ अंदाज में कहा। अगर तुम बेगुनाह हो तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तुम्हारा एक बाल तक बेकार नहीं होने दूंगा। अगर मगर का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता वकील साहब, वो बड़े मजबूत लहजे में बोला। ये एक ठोस हकीकत है कि किसी गहरी साजिश के तहत मुझे इस मामले में फंसाया गया है। मैं सहरिश की मौत का जिम्मेदार नहीं हूँ। अगर मुझे ज़रा भी शुबा होता कि आप इस कत्ल की वारदात में मुलविस हो तो मैं किसी भी कीमत में इस केस में हाथ नहीं डालता, मैंने ठहरे हुए अंदाज में कहा।
मैं चोरों, उचक्कों, डाकुओं, कातिलों और जराइम पेशा अफराद के मुकदमात नहीं लड़ा करता शाहज़ेब। तुम्हारे वालिद साहब की विपता सुनकर मुझे यकीन हो गया था कि तुम बेगुनाह हो, लेकिन सिर्फ मेरे यकीन कर लेने से मामला हल नहीं होगा। हमें अदालत के सामने तुम्हारी बेगुनाही को साबित करना होगा। और लम्हाती तवक़्फ़ुफ़ के बाद मैंने गहरी सांस ली, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, इस मकसद के हुसूल के लिए मुझे आपके ताउन की सख्त ज़रूरत है। आपको मुझसे किस किस्म का ताउन चाहिए वकील साहब? मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूँ। मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा, मैं जो पूछूंगा उसका सीधा और खरा जवाब चाहिए, बाकी सारे मामलात मैं खुद संभाल लूँगा। उसने मुझसे रास्तगोई का वादा किया और मैंने लगभग 15 मिनट तक शाहज़ेब के साथ सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखा। आखिर में मैंने उससे पूछा, क्या आप मकतूला को पहले से जानते थे? हरगिज़ नहीं, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। वक़ू के रोज़ मैंने उसे पहली बार देखा था और यकीनन आखिरी मर्तबा भी। क्या आप जानते हैं कि मकतूला का केडी खान के साथ क्या ताल्लुक़ था? मैंने इस्तिफ़सार किया। खान साहब ने फ़ोन पर मुझसे सिर्फ इतना कहा था कि मुझे उनकी एक अजीज़ा का एसी चेक करने जाना है। शाहज़ेब ने बड़े एतमाद से बताया। वो अजीज़ रिश्ते में उनकी क्या लगती थी, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता और ना ही मैंने खान साहब से ये जानने की ज़रूरत महसूस की। लेकिन अब इस वाक़े को 5 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। मैंने कहा, इस दौरान में यह हकीकत मंजर आम पर आ चुकी है कि मकतूला सहरिश केडी खान की सेकेंड वाइफ है। इसने अपनी दूसरी शादी को खुफिया रखा हुआ था। जी वाकई, अब ये मामला खुल चुका है, वो इस्बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। खान साहब तो इस कोशिश में थे कि उनकी दूसरी शादी का राज फाश ना हो, मगर सहरिश की बहन आलिया ने हक़ाइक़ की नकाब कुशाई कर दी है और ये बात अब ढकी छुपी नहीं रही है कि मकतूला सहरिश खान साहब की दूसरी बीवी थी। आप केडीएन खान को कितने अरसे से जानते हैं? मैंने अपने मौकिल शाहज़ेब से सवाल किया। तकरीबन 10 साल से, उसने जवाब दिया। उसके घर के एसी में कोई प्रॉब्लम हो या ऑफिस के एसी में कोई मसला हो तो वो मुझे से रुजू करते हैं। इसका मतलब है कि आपका खान साहब के घर पर आना जाना होता रहता है। मेरा मतलब है कि उनकी पहली बीवी वाले बंगले पर। इस वाक़े से पहले तक तो मैं खान साहब के एक ही घर से वाकिफ़ था वकील साहब। उसने बड़ी रसान से बताया। उसकी दूसरी शादी के बारे में और दूसरे घर के बारे में तो अब इंकिशाफ हुआ है। और जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है तो यस, इन्हें जब भी अपने घर के एसी का काम करवाना हो तो मैं वहाँ जाता था। ऐसे मौके पर आपकी खान साहब की बीवी से भी मुलाकात होती होगी? मैंने इस्तिफ़सार किया। जी बिल्कुल, उसने इस्बात में गर्दन हिलाई। नरगिस बाजी मुझे अच्छी तरह जानती हैं। और आप? मैंने सवालिया नज़र से शाहज़ेब की तरफ देखा। क्या आप भी मिसिस खान को अच्छी तरह जानते हैं? मैं ऐसा कोई दावा तो नहीं कर सकता, वह जुज़बुज़ होते हुए बोला। बस नरगिस बाजी से जितनी बात हुई उतना ही जानता हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर आप क्या पूछना चाहते हैं। बात के इख्तिताम पर उसकी आंखों में उलझन नमूदार हो गई। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, मैं समझाता हूँ। मैं दरअसल ये जानना चाहता हूँ कि नरगिस कैसी औरत है। मैंने मिसिस खान के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा है। शाहज़ेब से मुलाकात से कबल मैंने भागदौड़ करके नरगिस, केडी खान और मकतूला सहरिश के बारे में अच्छी खासी मालूमात इकट्ठी कर ली थी। खुसूसन मकतूला के पहले शौहर अमजद अली के हवाले से मुझे मकतूला की बहन आलिया ने काफ़ी कुछ बताया था। मकतूला सहरिश ने अपने शौहर अमजद अली से तलाक़ लेने के बाद केडी खान से शादी की थी। अमजद अली से मकतूला की 2 बेटियाँ थीं, समीना और नूरीन। समीना 22 साल की थी और वो शादीशुदा थी, जबकि नूरीन समीना से 2 साल छोटी थी। मकतूला की अमजद से तलाक़ और केडी खान से शादी वाले वाक़ये ने समीना और नूरीन को माँ की तरफ से बुरी तरह से मुतनफ़िर कर दिया था। वो अपने बाप की हमदर्द और खैरख्वाह थी। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि किसी ज़माने में अमजद अली केडी खान के ट्रेडिंग कंपनी में मुलाजिम हुआ करता था। खान ट्रेडिंग कंपनी के मार्केटिंग के शोबे में वो वाबस्ता था। ये तमाम तर ख़यालात लम्हे भर में मेरे जहन से गुज़र गए। अगले ही लम्हे शाहज़ेब की आवाज़ मेरी समाज से टकराई। वो मुझसे पूछ रहा था, मसलन आपने क्या सुन रखा है? यही कि वो खासी सख्तगीर और गुस्से की तेज़ हैं। मैंने बताया। उसने खान साहब को काफ़ी खींच कर रखा हुआ है। खान साहब उसके सामने भीगी बिल्ली बन जाते हैं। ये सारा माल और दौलत कारोबार नरगिस का है। उसकी नज़र में केडी खान की वो हैसियत नहीं है जो
शौहर की एक बीवी की निगाह में होती है वगैरह वगैरह। देखिए वकील साहब, वो साफ गोई का मुजाहरा करते हुए बोला, काम के सिलसिले में मेरा अक्सर लोगों के घरों में जाना होता है, लेकिन मैं किसी के फैमिली मैटर्स में दिलचस्पी नहीं लेता। मेरा यही रवैया खान साहब के मामले में भी है। नरगिस बाजी मेरे साथ तो ठीक ही तरह से पेश आती हैं, कभी उन्होंने मुझ पर गुस्सा नहीं किया, मुझसे कोई बदसलूकी नहीं की। हाँ, आपकी ये बात मुझे दुरुस्त नज़र आती है कि खान साहब अपनी बीवी की रौब में थे। वो नरगिस बाजी के सामने खासे दबे दबे दिखाई देते थे। ठीक हो गया, मैंने उसकी बात सुनने के बाद कहा। पुलिस ने जाय वकूफ़ से पाइप काटने वाला एक कटर भी बरामद किया है, जिस पर मकतूला सहरिश का खून पाया गया है। पुलिस का दावा है कि वो कटर तुम्हारी मिल्कियत है, जिसकी मदद से तुमने मकतूला का गला काटकर उसे मौत के घाट उतारा था। अब इस बारे में क्या कहेंगे? जिस पाइप कटर को पुलिस ने आला कत्ल के तौर पर मुतारिफ किया है, वैसा ही एक कटर मेरी टूल किट में भी मौजूद रहता है। उसने बड़े एतमाद से जवाब दिया। मैं वकूफ़ के रोज़ मकतूला के अपार्टमेंट में उसके एसी का ड्रेन पाइप ठीक करने गया था और मैंने अपनी कटर की मदद से एसी की पाइप, प्लास्टिक वाली पाइप के एक हिस्से को काटा भी था। लेकिन पुलिस जिस कटर का जिक्र कर रही है उससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है और ना ही मैंने सहरिश की जान ली है। शाहजेब से होने वाली मुख्तसर सी मुलाकात ने मुझे मुतमईन कर दिया था कि वो इस मामले में सरासर बेकसूर है। आइंदा पेशी में अभी कुछ दिन बाकी थे, लिहाजा मैंने लगे हाथों केडी खान के खानगी मामलात के हवाले से भी थोड़ी बहुत तहकीक कर डाली। खलक दाद खान अल मारूफ बिही KDN खान एक कामयाब बिजनेसमैन था। उसकी कामयाबी इस मुहावरे पर 16 आने पूरी उतरती थी कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। KD खान का अपनी बीवी के सामने दब्बू बनकर रहना भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। जब नरगिस से उसकी शादी हुई तो वो माली लिहाज से ज़ीरो था। नरगिस की दौलत और ताल्लुकात ने उसे बिज़नेस के दुनिया में हीरो बना दिया और वो आज करोड़ों में खेलता है। उसकी खान ट्रेडिंग कंपनी का अपना एक मकाम और साख थी, लेकिन घर हो या बाकारोबार माली उमूर नरगिस ने अपने हाथ में ले रखे हुए थे। KD खान ऐशो इशरत की शाहाना ज़िंदगी तो गुजार रहा था, मगर इस तमाम तर शान व शौकत का ऑन ऑफ वाला बटन नरगिस की उंगलियों के नीचे दबा रहता था। खान ट्रेडिंग कंपनी के 7 डायरेक्टर्स थे। खलक दाद खान, उसके 2 बेटे, उसकी 2 बेटियां और उसके दोनों दामाद, और इस कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर खुद नरगिस थी। इस सल्तनत के इक़्तिदार व इख्तियारात के तमाम मामलात उसने अपने हाथ में ले रखे थे। उनके दोनों बेटों की अभी शादी नहीं हुई थी, वरना जाहिर है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बहुओं का नाम भी शामिल होता। नरगिस की ज़ात के हवाले से चंद बातें अहम सामने सुनने में आई थी, मसलन कि वो सिगरेट नोशी करती है, आज़ाद ख्याल आंटियों से उसके गहरे मरासिम हैं, वो लोग अक्सर व बेशतर किटी पार्टीज़ का एहतमाम भी करती हैं, उनकी पार्टीज़ में मैं भी शामिल होती है। नरगिस एक सियारू और 80 मन की धोबन टाइप औरत थी, इंतहाई गुस्सावर, बेबाक। उसके सामने KD खान की रूह फना होती थी। इस नाजुक और हिस्सास सिनेरियो में अगर KD खान ने सहरिश से दूसरी शादी कर ली थी, चाहे खुफिया ही सही, यकीनन बड़ी बहादुरी और कमाल की बात थी। मेरे लिए इस फैमिली में दिलचस्पी का सिर्फ एक ही पहलू था, वो ये कि क्या नरगिस को KD खान की दूसरी शादी का इल्म हुआ था और क्या वो जान चुकी थी कि उसकी सौतन सहरिश किसी अपार्टमेंट में अकेली रहती है। इस केस को अदालत में लगे यूं तो लगभग 6 माह होने को आए थे, लेकिन आज ये इसकी पहली बाकायदा कार्रवाई थी और अब ये केस बासी चौहान का नहीं, मेरा था। जज साहब कुर्सी इंसाफ पर बराजमान हो चुका तो अदालती कार्रवाई का आगाज़ किया गया। जज ने फ़र्द जुर्म पढ़कर सुनाने से पहले मायने खैज़ अंदाज में मेरी तरफ देखा और कहा, तो इस केस की पैरवी अब आप करेंगे? यस योर ऑनर, मैंने मुतदिल लहजे में जवाब दिया। मुलजिम का वालिद साबिक वकील साहब की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं था, लिहाजा उन्होंने वकील तब्दील कर दिया है। चले देखते हैं, जज ने सरसरी अंदाज में कहा। इस तब्दीली से केस की सेहत पर क्या असरात मुरतब होते हैं? जज की बयान करदा फ़र्द जुर्म सुनकर मेरे मौक्किल और इस केस के मुलजिम शाहजेब ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। इसके बाद इस्तिगासा के गवाहों का सिलसिला शुरू हुआ। इस्तिगासा की जानिब से 5 अहम और 2-3 गैर अहम गवाहों की फहरिस्त दायर की गई थी। ये अहम और गैर अहम मैंने अपने हिसाब से कहा, वरना इस्तिगासा की नज़र में तो इस केस का हर गवाह इंतहाई मोतबर और अहम था।
कबल इसके कि पहला गवाह विटनेस बॉक्स में आकर खड़ा होता, मैंने रुए सुखन जज की जानिब मुड़ते हुए नहायत अदब से कहा, योर ऑनर, अगर मुअज़्ज़िज़ अदालत की इजाज़त हो तो सबसे पहले मैं इस केस के तफ्तीशी अफसर से चंद सवालात करना चाहता हूँ। जज साहब ने बिला हील हुज्जत के मुझे इजाज़त दे दी। ज़ेर समाअत केस का इंक्वायरी ऑफिसर एक सब इंस्पेक्टर राना इमदाद हुसैन था। राना इमदाद हुसैन दरमियानी कद और मजबूत जिस्म का मालिक एक अधेड़ उम्र सब इंस्पेक्टर था। उसकी उम्र का अंदाज़ा मैंने 45 के करीब कायम किया था। इमदाद हुसैन ने गामा स्टाइल की दबंग सी मूछें रखी हुई थी। राना साहब, मैंने जराह का आगाज़ करते हुए कहा, माशाल्लाह आपकी मूछें तो बड़ी ज़बरदस्त रखी हुई हैं। मूछ तो मर्द की शान है वकील साहब, वो अपनी सेहतमंद मूछों को ताव देते हुए बोला। जी बिल्कुल, मैंने खैज़ अंदाज में मैंने कहा, मर्द की इस शान का सामने वाले पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। कमज़ोर दिल वाले हजरत तो सहम कर ही रह जाते होंगे। कमज़ोर दिल वालों का तो पता नहीं, वो तुर्की ब तुर्की बोला। अलबत्ता जराइम पेशा अफराद मुझे देखकर ज़रूर खौफज़दा रह जाते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि जब आप मेरे मुवक्किल को गिरफ़्तार करने उसकी दुकान वाक़ई कय्यूम आबाद पहुँचे तो ये आपकी मूँछों पर नज़र पड़ते ही थर-थर काँपने लगा होगा। मैंने आईओ की मूँछ को टारगेट बनाकर एक गहरी चोट की, है ना? वो खफगी आमेज़ लहजे में बोला। ये तो आप उसी से पूछ लें। ये सवाल तो मैं अपने मुवक्किल से ज़रूर पूछूँगा, लेकिन अभी नहीं। मैंने दानिस्ता तौर पर पुरअसरार अंदाज में जुमला अधूरा छोड़ा तो वो पूछे बिना न रह सका। फिर कब? उसके इस्तिफ़सार में इस्तरार भरा हुआ था। मैंने मुतहम्मिल अंदाज में जवाब दिया, इस केस के इख्तिताम पर। अभी तो ये केस शुरू हुआ है। उसने हैरत भरी अंदाज में मुझसे सवाल किया। मैंने शुगर कोटेड टैबलेट उसके हलक में रखते हुए कहा, आपने सुन रखा होगा कि देर आयत दुरुस्त आयत। ये केस चूँकि काफ़ी देर से शुरू हुआ है, जिसका मतलब है कि ये बिल्कुल दुरुस्त सिमत में शुरू हुआ है, और जो चीज़ दुरुस्त क़िबले के रुख सही सिमत में पेशकदमी करे वो जल्द ही अपनी मंजिल पर पहुंच जाती है। आप पलकें झपकेंगे तो ये केस ख़त्म भी हो चुका होगा। फिर तो ये कोई मुकदमा ना हुआ, वो इस्तेहज़ाई अंदाज में बोला, बल्कि बिल्किस का तख्त हो गया। मलका सबा मोहतरमा बिल्किस खानम और उनके तख्त मुअज़्ज़म को आप फ़िलहाल अपने जहन के किसी वीरान गोशे में स्टोर कर ले। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, और मुझे ये बताएं कि मकतूला सहरिश को पेश आने वाले इस जानलेवा वाक़े की इत्तला आपको किसने और कब दी? जुनैद अली, उसने बताया। जुनैद अली, मैंने सोचने की अदाकारी करते हुए कहा, मुझे लगता है कि मैंने हाल ही में ये नाम कहीं सुना या पढ़ा है। आपने इन साहब का नाम इस्तिगासा की फहरिस्त और गवाहान में लिखा हुआ देखा होगा और वहीं पढ़ा होगा। ओह हाँ, ये सब कुछ जानते हुए भी अनजानेपन की अदाकारी कर रहा था। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राना साहब। मैंने आईओ की तरफ देखते हुए इस बात में गर्दन हिलाई। जुनैद अली इस्तिगासा के एक मुअज़्ज़िज़ गवाह था। क्या मैं जान सकता हूं कि जुनैद अली का मकतूला के साथ क्या ताल्लुक़ है? उन्होंने किस हैसियत से इस वाक़े की इत्तला पुलिस तक पहुंचाई? मेरे मासूमाना इस्तिफ़सार से इंक्वायरी ऑफिसर बिल्कुल भी समझ न सका कि मैं उसे उल्लू बना रहा हूँ। उसने गहरी संजीदगी से जवाब दिया, जुनैद अली मकतूला के बहनोई हैं। अच्छा, तो आप उन जुनैद अली की बात कर रहे हैं जो मकतूला की बहन आलिया के शौहर हैं? मैंने सादगी से कहा। खालिद बिन वलीद रोड पर उनके कारों का शोरूम है और रिहाइश भी उधर नज़दीक ही PEIHSD सोसाइटी के एक बंगले में है। उनके 4 बच्चे हैं, 3 बेटी और 1 बेटी। आपने अच्छा खासा होमवर्क कर रखा है, तफ्तीशी ऑफिसर तंजिया लहजे में बोला, और अनजान बनकर मुझसे खेल रहे हैं। बिल्कुल हाँ, ये वही जुनैद हैं। मैं आपको खिलौना समझने की गुस्ताखी कैसे कर सकता हूँ राना साहब? मैंने ज़ूम आइनी अंदाज में कहा, लिहाजा आपके साथ खेलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप ये फरमाएं कि आपको इस वाक़े की इत्तला कितने बजे दी गई थी? पुलिस के रोज़नामचे के मुताबिक जुनैद अली ने 20 मार्च को दोपहर 1:30 पर फ़ोन किया था और मुझे अपनी साली सहरिश के कत्ल की इत्तला दी थी। उसने बताया। इस जाए वक़ा पर आप कितने बजे पहुँचे? कम व बेश 2 बजे। मेरी इत्तला के मुताबिक मेरे मौकिल को 20 मार्च की सपहर 3 बजे उसकी दुकान वाक़े कय्यूम आबाद से गिरफ़्तार किया गया। मैं गलत तो नहीं कह रहा? आपकी इत्तला बिल्कुल दुरुस्त है, वो तस्दीकी लहजे में बोला। राना साहब, इसका मतलब ये हुआ कि 2 बजे से 3 बजे के दरमियान आपको यकीन हो गया कि मकतूला सहरिश की मौत का ज़िम्मेदार मेरा मौकिल
और इस मुकदमे का मुलजिम शाहजेब है, तभी तो आपने उसकी गिरफ़्तारी के लिए क़य्यूम आबाद का रुख किया था। इस बात का अंदाज़ा तो जाए वक़ा पर पहुँचते ही हो गया था कि मकतूला को किस अंदाज़ में मौत के घाट उतारा गया था। वो बड़े एतमाद से बोला। फिर जब इस अपार्टमेंट बिल्डिंग के चौकीदार से बात हुई तो ये बात पाया सबूत को पहुंच गई कि मकतूला की मौत का ज़िम्मेदार कौन है। राना साहब, मैं आपके कंधों पर ज़्यादा दबाव नहीं डालूँगा, मैंने दोस्ताना अंदाज में कहा। जुनैद अली और अपार्टमेंट बिल्डिंग के चौकीदार मुश्ताक का नाम इस्तिगासा के गवाहों की फहरिस्त में मौजूद है। उनसे मुतालिक सवाल मैं उन्हीं से करूँगा। आप सिर्फ इतना बता दें कि आपको जाए वक़ा पर पहुँचते ही मकतूला सहरिश की मौत के बारे में किस बात से अंदाज़ा हो गया था। वो मेज़ पे पड़े हुए आला कत्ल की तरफ इशारा करते हुए बड़े फ़ख्र से बोला, इससे। जज साहब की मेज़ से थोड़े फासले पर एक निस्बतन छोटी सी चौबी मेज़ के ऊपर सेलोफिन बैग में महफूज वो खून आलूद कटर रखा हुआ था जो इस केस में आला कत्ल की हैसियत का हामिल था। मुबैना तौर पर इसी कटर की मदद से मकतूला सहरिश का नरखरा काटा गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला का गला काटने से पहले किसी वज़नी आहिनी शय से इसके सर के ऊपरी हिस्से पर वार किया गया था, जिसके बाद वो तेवरा का ज़मीन बोस हो गई थी। उसी बेहोशी के हालत में उसकी गर्दन पर कटर चलाया गया था। मैंने ठहरे हुए अंदाज में कहा, अगर मैंने पोस्टमार्टम से हटकर कोई बात की हो तो आप मुझे टोक सकते हैं राना साहब। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक बयान किया है। वो गहरी संजीदगी से बोला, पोस्टमार्टम रिपोर्ट यही सब बताती है। आपने जाए वक़्वा से आला कत्ल यानी खून आलूद कटर हासिल कर लिया था। मैंने सवालिया नज़र से आईओ की तरफ देखा, लेकिन आपके पेश करदा चालान के अंदर इस आहिनी शे की दस्तयाबी का कोई जिक्र नहीं जिसकी मदद से मकतूला की खोपड़ी के उकबी हिस्से में एक कारी ज़रब लगाई गई थी। अगर वो शय जाए वारदात पर दस्तयाब हो जाती तो यकीनन उसका जिक्र भी किया जाता। वंदा तमस्खुराना अंदाज में मुझे तकते हुए बोला। मैंने उसके तमस्खुर का जवाब गहरे तंज से दिया। तो आप इस अम्र का एतराफ़ करते हैं कि आप उस आहिनी चीज़ को ढूंढने में नाकाम रहे थे? जी, उसने मुख्तसर सा जवाब दिया। आपके ख़्याल में वो आहिनी चीज़ क्या हो सकती है? कोई हथौड़ी वगैरह? उसने जवाब दिया। चले, आपकी आसानी के लिए हम इस नामालूम आहिनी शय का जिक्र गोल करके कटर पर ही आ जाते हैं। मैंने बेपरवाही से कहा, क्या आपको यकीन है कि उसी कटर से मकतूला का गला काटा गया है? मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए इस्तिफसार किया। इस कटर की धार पर लगे हुए खून के लेबोरेटरी टेस्ट ने इस बात की तस्दीक की है कि वो मकतूला का ही खून था। वो इस्तेहज़ाई अंदाज में मुझे देखते हुए बोला, मालूम होता है आपने लेबोरेटरी की रिपोर्ट को तवज्जो से नहीं पढ़ा। मैंने शायद तमाम रिपोर्ट्स को कुछ ज़्यादा ही तवज्जो से पढ़ डाला। मैंने उसके तंज़ का जवाब देते हुए जारहाना अंदाज में कहा, इसीलिए मुझे वहाँ एक चीज़ की शिद्दत से कमी महसूस हुई। किस चीज़ की कमी? वो चौंकते हुए लहजे में मुस्तफसिर हुआ। फिंगरप्रिंट्स। हाँ, फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट, मैंने सनसनाते हुए अंदाज में कहा। क्या आपने आला कत्ल पर से कातिल की उंगलियों के निशानात नहीं उठाए थे और गिरफ्तारी के बाद आपने मुलजिम के फिंगरप्रिंट्स से उसका मुआजना ना किया था? मैंने आला कत्ल पर से फिंगरप्रिंट्स उठाने की कोशिश ज़रूर की थी जनाब, मगर वहाँ पर हमें किसी की उंगलियों के निशानात नहीं मिले थे, उसने जवाब दिया। तो गोया आप मुअज़्ज़िज़ अदालत को ये बताना चाह रहे हैं कि कातिल ने आला कत्ल को छूने से पहले किसी तिलस्मी ताकत के ज़ेरे असर इस कटर को मकतूला के नरखरे पर आजमाया था और उस आजमाइश में वो 100% कामयाब भी रहा था। मैंने इंक्वायरी ऑफिसर पर तंज के तीरों की बारिश करते हुए कहा। इसीलिए तो आला कत्ल पर कातिल के उंगलियों के निशानात सब्त नहीं हो सके। ऐसा कुछ नहीं है, वो झुंझलाहट भरे लहजे में बोला। मैं भला इतनी आसानी से उसकी जान कहाँ छोड़ने वाला था? मैंने दुरुस्त लहजे में पूछा। तो फिर कैसा है? आप तो राई का पहाड़ बनाने पर तुले बैठे हैं, वो खफगी से बोला। वरना सीधी सी बात तो ये है कि मकतूला को मौत के घाट उतारने के बाद कातिल ने उस कटर पर से अपनी उंगलियों के निशाना साफ कर दिए होंगे। मैं राई का पहाड़ नहीं बना रहा राना साहब, बल्कि पहाड़ को राई में बदलकर ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि कातिल को आला कत्ल पर से अपनी उंगलियों के निशानात साफ़ करना तो अच्छी तरह याद रहा, लेकिन वो अपने खिलाफ जानने वाले इतने बड़े सबूत यानी आला कत्ल को जाए वक़्वा पर ही भूल गया। मैंने खासे कड़वे लहजे में कहा। लेकिन बावजूद कोशिश के
कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इतनी संगीन गलती कातिल से क्यों कर सरजद हुई? अगर मुजरिम गलती ना करे तो फिर कानून के हत्थे कैसे चढ़े? वो फ़लसफ़ियाना अंदाज में बोला। आपने सुना होगा कि ज़हीन से ज़हीन मुजरिम भी कहीं ना कहीं अपने जुर्म का सुराग छोड़ जाता है, मतलब उससे गलती सरजद हो जाती है। राना साहब, मैं तो इत्तेफाक में बरकत है पर यकीन रखता हूँ, इसलिए मुजरिम की नफ्सियाती और सहूलियाती के हवाले से आपके मफरूदात से मुकम्मल इत्तेफाक करते हुए आपसे आखिरी सवाल पूछता हूँ। लम्हाती तवक्कुफ़ करके मैंने एक गहरी सांस खारिज की और फिर इजाफ़ा करते हुए कहा, बताएं कि जब आप जाए वक़ुआ पर पहुँचे तो आपने मकतूला को मुर्दा हालत में चित पड़े पाया था या औंधे? वो चारों खाने चित पड़ी थी, उसने बड़े एतमाद से बताया। उसकी गर्दन नरखरे के मकाम पर से कटी हुई थी। कटे हुए गले में से खारिज होने वाले खून ने मकतूला के लिबास और कमरे के फर्श पर बिछे हुए कालीन को भी आलूदा कर दिया था और यही खून आले कत्ल पर भी लगा हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब, मैंने तशक्कुराना अंदाज में कहा। जाते जाते ये भी बता दें कि आपने जाए वक़ुआ पर पहुंचने के बाद मकतूला की लाश के फ़ोटो तो बनाए होंगे और वो फ़ोटो इस केस के रिकॉर्ड में भी महफूज होंगे। बिल्कुल महफूज हैं वकील साहब, वो बड़े फ़ख्र से बोला। फिर चुपते हुए अंदाज में कहा, लगता है आपने इस केस की फ़ाइल को बड़े सरसरी अंदाज में स्टडी किया है। अगर आप तवज्जो से मुताला करते तो पुलिस के पेश करदा चालान में लाश के मुख्तलिफ़ तस्वीर आपको ज़रूर नज़र आ जाती। मैं मकतूला सहरिश की लाश की तस्वीर और अखबारात और केस फाइल में देख चुका हूँ। मैंने एक ख़ास मकसद के तहत आईओ से ये सवाल किया था और अपना मकसद मैंने बखूबी हासिल कर लिया था। मैं मुर्दों से ज़्यादा ज़िंदा इंसानों की स्टडी में दिलचस्पी रखता हूँ राना साहब, मैंने इंक्वायरी ऑफिसर की आंखों में बहुत दूर तक झांकने की कोशिश करते हुए कहा। लेकिन मैं आपकी इस तजवीज़ को भी रद्द नहीं कर सकता कि लिहाजा आज मैं मुताल्लिक़ा अदालती अमले से मकतूला की लाश की तस्वीर हासिल कर लूँगा और घर जाकर ज़रा फुर्सत से उनकी स्टडी करूँगा। लम्हाती तवक्कुफ़ करके मैंने ज़ेर लब मुस्कुराते हुए कहा, अब तो आप खुश हैं ना? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुआंदाना नज़र से मुझे घूरता चला गया। मैंने रुए सुखन जज साहब की जानिब मोड़ते हुए मुतदिल लहजे में कहा, जनाब आली, फ़िलहाल मुझे आईओ साहब से कुछ नहीं पूछना, मगर आगे चलकर अगर ज़रूरत महसूस हुई तो मैं इन्हें लाजमी ज़हमत दूंगा। इसके बाद इस्तिगासा की तरफ से इस अपार्टमेंट बिल्डिंग के चौकीदार को गवाही के लिए पेश किया गया। वो मुतनासिब बदन का मालिक एक अधेड़ उम्र का शख्स था। उसने दरमियाने साइज़ की दाढ़ी रखी हुई थी। इसका नाम मुश्ताक अहमद था। उसने सच बोलने का हल्फ उठाने के बाद अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया तो वकील इस्तिगासा जराह के लिए विटनेस बॉक्स के नज़दीक पहुँच गया। वकील इस्तिगासा लगभग 15 मिनट तक घुमा फिरा कर गवाह से मुख्तलिफ सवालात करता रहा। वकील इस्तिगासा का तमाम तर जोर इस पॉइंट पर था कि मुल्ज़िम जाए वक़ुआ से रुखसत हुआ तो वो हद दर्जा घबराया हुआ नज़र आता था। मैं वकील इस्तिगासा के मकसद को अच्छी तरह समझ रहा था, इसलिए बग़ैर किसी मुदाखलत के चुपचाप अदालती कार्रवाई का जायज़ा लेता रहा। जब उसने अपना काम ख़त्म किया तो अपनी बारी पर मैं गवाह के पास चला गया और अपनी जराह का आगाज़ करते हुए कहा, मुश्ताक साहब, आपको इस बिल्डिंग में चौकीदारी करते हुए कितना अरसा हुआ है? 14 साल, उसने बड़े एतमाद से जवाब दिया। क्या आप 24 घंटे के चौकीदार हैं? नहीं, मैं 12 घंटे की ड्यूटी देता हूँ, उसने बताया। रात के लिए बिल्डिंग की यूनियन ने एक दूसरा चौकीदार रखा है जिसका नाम अमानत अली है। मैं सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक यहाँ, मेरा मतलब है उस बिल्डिंग में ड्यूटी करता हूँ। इस केस के चालान के मुताबिक मकतूला सहरिश की लाश को सबसे पहले आपने देखा था, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। इसलिए मैं आपसे जो भी सवाल करूँगा उसका बहुत सोच समझ कर जवाब देना। मैं आपकी हर बात का अच्छी तरह सोच समझकर ही जवाब दूंगा वकील साहब, वो गहरी संजीदगी से बोला। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ। कैसी वजाहत? मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखते हुए कहा। बात यह है जनाब कि यहाँ तक तो ठीक है कि सबसे पहले मैंने ही मकतूला की लाश को देखा था, लेकिन हौलनाक मंजर देखने वाला मैं अकेला नहीं था। इस वक्त मेरे साथ अनीला बाजी भी थी। मैंने तने तन्हा मकतूला के अपार्टमेंट के अंदर दाखिल होना मुनासिब नहीं समझा था। आप किस अनीला बाजी का जिक्र कर रहे हैं? मैं पूछे बिना न रह सका। जनाब, वो वजाहत करते हुए बोला, मकतूला सहरिश 8वें फ्लोर पर जिस अपार्टमेंट में रहती है उसके सामने वाला अपार्टमेंट तुफ़ैल साहब का है और अनीला बाजी तुफ़ैल साहब की बीवी हैं। इन लोगों के 2 बच्चे हैं,
फैसल और सुंदुस, ठीक है तुम अकेले मकतूला के अपार्टमेंट में दाखिल नहीं हुए थे, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मकतूला की सामने वाली पड़ोसन भी आपके साथ थी, लेकिन मुअज़्ज़िज़ अदालत ये जानने में गहरी दिलचस्पी रखती है कि आपको मकतूला के अपार्टमेंट के अंदर जाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। बात दरअसल ये है जनाब कि मैं रोज़ाना 11 से 12 बजे दोपहर तक पानी चलाता हूँ। और वो बताने लगा, हर अपार्टमेंट में पानी स्टोर करने वाली 2 टंकियाँ लगी हुई है, एक अपार्टमेंट के अंदर किचन में और दूसरी अपार्टमेंट के बाहर दरवाजे के पहलू में थोड़े फासले पर। मैं मामूल के मुताबिक पूरे 1 घंटे के लिए पानी खोलता हूँ, लेकिन बाज़ लोगों की टंकियाँ आधे घंटे में और बाज़ की इससे भी पहले भर जाती हैं। अगर टंकियाँ बिल्कुल ही खाली हो चुकी हों तो पौने घंटा भी लग सकता है। कहने का मतलब ये है कि 1 घंटे के अंदर हर सूरत में तमाम मकीनों की दोनों टंकियां भर जाती हैं। मैं ठीक 12 बजे पानी वाली मोटर बंद करके बिल्डिंग का एक राउंड लगाता हूं ताकि ओवरफ्लो के बाद अगर कोई मकीन टंकी का वाल्व बंद करना भूल गया हो तो मैं उसे याद दिला दूं। बाहर लगी टंकी का वाल तो मैं खुद ही बंद कर देता हूँ, लेकिन अंदर किचन वाली टंकी ओवरफ्लो हो रही हो तो मुझे मुतल्लिका अपार्टमेंट के दरवाजे पर दस्तक देना पड़ती है। वो सांस हमवार करने के लिए थमा, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, वक़्त के रोज़ जब मैं ब्लॉक 1 के 8वें फ्लोर पर पहुंचा तो मैंने एक अजीब मंज़र देखा। कैसा अजीब मंज़र? मैंने सरसराती हुई आवाज़ में इस्तिफ़सार किया। मकतूला के अपार्टमेंट के बैरूनी टंकी बड़े ज़ोर व शोर से ओवरफ्लो हो रही थी, उसने मेरे इस्तिफ़सार के जवाब में बताया। मैंने फ़ौरन टंकी का वाल्व बंद कर दिया ताकि पानी ज़ाय ना हो। फिर जब मैं वहाँ से जाने लगा तो मुझे अपार्टमेंट के अंदर भी पानी के गिरने की आवाज़ सुनाई दी। यकीनन किचन वाली टंकी भी भर चुकी थी। मैंने मकतूला की डोरबेल बजाई, लेकिन अंदर से कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं हुआ। जब मैं 2-3 बार घंटी बजाने के बाद भी मकतूला का दरवाज़ा खुलवाने में नाकाम रहा तो मुझे तशवीश होने लगी और मैंने दरवाज़ा धड़धड़ाना शुरू कर दिया। मेरी इस धुआंधार दस्तक का अपार्टमेंट के अंदर से तो कोई जवाब नहीं आया। अलबत्ता सामने वाले अपार्टमेंट से अनिला बाजी निकल कर आ गई। मैंने इन्हें सूरत हाल से आगाह किया तो उन्होंने दरवाजे के हैंडल को घुमाकर देखा। अगले ही लम्हे दरवाज़ा खुल गया। जब हम दोनों खुले दरवाजे से अपार्टमेंट के अंदर दाखिल हुए तो तमाम सूरत हाल हम पर वाज़ेह हो गई। मकतूला सहरिश अपने अपार्टमेंट के बेडरूम में फ़र्श पर मुर्दा पड़ी थी। उनका गला कटा हुआ था और वहाँ से बहने वाला खून उसके लिबास और कालीन पर फैला हुआ था। यहाँ तक बयान करने के बाद गवाह ने एक झुरझुरी सी ली, फिर सरासीमा लहजे में बोला, मैंने ऐसा हौलनाक मंजर अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा था और यूँ समझ ले कि मैं मकतूला की लाश को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गया था। मैंने जज की तरफ देखते हुए नुक्ता एतराज़ उठाया। जनाब आली इस्तिग़ासा के गवाह मुश्ताक अहमद के बयान के मुताबिक मकतूला की लाश को सबसे पहले 2 अफराद ने देखा, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर दूसरे फ़र्द यानी मोहतरमा अनिला साहब का नाम इस्तिग़ासा के गवाहों की फहरिस्त में मौजूद नहीं है। क्या इस गफलत के असबाब पर मेरे फाजिल दोस्त कुछ रोशनी डालना पसंद फरमाएंगे? वकील साहब, जज ने वकील साहब की जानिब देखते हुए कहा, आप इस सिलसिले में क्या कहेंगे? जनाब आली, वकील इस्तिग़ासा ने खंगार कर गला साफ़ करते हुए कहा, अनिला साहब को गवाह की फहरिस्त में शामिल ना करने का कोई ख़ास सबब नहीं है। हमारे पास चौकीदार मुश्ताक की भरपूर गवाही मौजूद थी, लिहाजा ज़्यादा भीड़ भाड़ से इज्तनाब बरतते हुए और अनिला साहिबा की निजी मसरूफियात को मद्देनज़र रखते हुए हमने इन्हें ज़हमत देना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन अगर डिफेंस काउंसलर इसरार करेंगे तो अनिला साहिबा को गवाही के लिए अदालत में पेश कर दिया जाएगा। अनिला साहिबा की निजी मसरूफियात से आपकी क्या मुराद है? जज साहब ने पूछा। अनिला साहिबा एक ग्रामर स्कूल में पढ़ाती हैं, वकील इस्तिग़ासा ने बताया। स्कूल और अदालत के टाइमिंग तकरीबन एक ही जैसे हैं। गवाही देने अदालत में आने के लिए इन्हें स्कूल से छुट्टी करना पड़ेगी। खैर, लम्हाती तवक़ुफ़ करके उसने एक बोझल सांस खारिज की, फिर मेरी तरफ देखते हुए बोला, मेरे फाजिल दोस्त, अगर आप कहेंगे तो मैं अनिला साहिबा को अदालत में लाने का बंदोबस्त कर दूँगा। इसकी ज़रूरत नहीं, आपकी वजाहत काबिल कबूल है, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। फिर गवाह मुश्ताक की जानिब मुतवज्जा हो गया। मुश्ताक साहब, मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा, आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि मकतूला की लाश को देखकर आप बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस घबराहट में आपने सबसे पहला काम कौन सा किया था?
मैंने नीचे जाकर जितोई साहब को फ़ोन किया था, उसने बताया। जितोई साहब, मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा और पूछा, ये कौन ज़ात शरीफ हैं और मौजूदा मामले से इनका क्या ताल्लुक़ है? एहसान जितोई साहब इस अपार्टमेंट के मालिक हैं जहां मकतूला रिहाइश पजीर थी। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मकतूला एहसान जितोई की किराएदार थी? मैंने गहरी संजीदगी से पूछा। वो जुज़बुज़ होते हुए बोला, मैं इस बारे में वसूख से कुछ नहीं कह सकता वकील साहब। आप जो कुछ वसूख से कह सकते हैं वही बता दें। जैसा कि मैंने बताया कि मज़कूरा अपार्टमेंट एहसान जितोई साहब की मिल्कियत है, वो वजाहत करते हुए बोला, और मैं यहाँ पर 14 साल से चौकीदारी कर रहा हूँ। इस दौरान में मैंने कभी भी जितोई साहब को ये अपार्टमेंट किराए पर उठाते नहीं देखा। कभी कभार वो 2-4 दिन के लिए ख़ुद ही यहाँ रहने आ जाते हैं। ऐसा उस वक्त होता है जब बैरून शहर से या बैरून मुल्क से उनके मेहमान आए होते हों। वो अपने मेहमानों को होटल में ठहराना पसंद नहीं करते थे। अक्सर ये अपार्टमेंट महीनों तक खाली भी पड़ा रहता था। बीच में कभी कभी चंद माह के लिए ये आबाद भी हो जाता था। कुछ अरसे के लिए कोई फैमिली यहाँ कर रहने आ जाती। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं कि जितोई साहब ने यह अपार्टमेंट मकतूला को किराए पर दिया था या ऐसे ही रहने के लिए दिया था। मैं इस बिल्डिंग के मकीनों की ज़ाती मामलात में मुदाखलत नहीं करता। मैं अपने काम से काम रखने वाला आदमी हूँ। आफाकी साहब ने हम दोनों चौकीदारों को सख्ती से मना कर रखा था कि हमें किसी भी मकीन से पर्सनल नहीं होना है और जो भी मामला हो आफाकी साहब को ही बताना है। क्या आप मौजिज़ अदालत को बताना पसंद करेंगे कि ये आफाकी साहब कौन है? मैंने चुपते हुए लहजे में सवाल किया। जावेद आफाकी साहब बिल्डिंग के यूनियन के सदर हैं, उसने जवाब दिया। वो ब्लॉक बी के एक अपार्टमेंट में रहते हैं। इस बिल्डिंग के तमाम इंतज़ामी उमूर वही देखते हैं। मकतूला सहरिश कितना अरसा पहले, मेरा मतलब है अपनी मौत से कितना अरसा पहले इस अपार्टमेंट में रहने आई थी? लगभग 6 माह पहले। मकतूला की मौत मार्च के महीने में हुई थी। मैंने कहा 6 महीने पहले का मतलब ये हुआ कि वो गुज़िश्ता साल सितंबर या अक्टूबर में यहाँ आई होगी। जी बिल्कुल, उसने इस बात में गर्दन हिलाई। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है वो अक्टूबर में यहाँ शिफ्ट हुई थी। क्या वो अकेली ही यहाँ शिफ्ट हुई थी या उसकी फैमिली और अफराद भी उसमें शामिल थे? सिर्फ मियाँ बीवी, उसने बताया। मकतूला का मियाँ हफ्ते में 1 आध बार उससे मिलने आता था और रात गुजार कर अगला सुबह वापस चला जाया करता था। वो जब रात गए आता तो मैं ड्यूटी ऑफ करके घर जा चुका होता। जब वो बिल्डिंग में से रुखसत होता तब तक मैं अपनी ड्यूटी पर हाजिर नहीं हुआ होता था। उस शख्स के बारे में सारी खबरें मुझे रात की ड्यूटी वाले चौकीदार अमानत अली से मिलती थी। मसलन किस किस्म की खबरें? मैंने उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही सवाल कर दिया। यही कि उसने मुतदिल अंदाज में बताया। मकतूला के शौहर का नाम के.डी. खान है और वो जीवती साहब का दोस्त है, इसलिए जीवती साहब ने इसे अपार्टमेंट रहने के लिए दे दिया, किराए पर या ऐसे ही। इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। के.डी. खान ने मकतूला से खुफिया शादी कर रखी थी और हफ्ते में 1 रात वो इसके साथ गुजार कर अगले सुबह वो वापस चला जाता था। क्या आपको ये मालूम है कि वक़ा से पहले वाली रात भी के.डी. खान अपनी बीवी यानी मकतूला सहरिश के पास से गुजर कर गया था? मैंने तस्दीक तलब नज़र से उसकी तरफ देखा। जी, जब मैंने वक़ुआ के रोज़ ड्यूटी संभाली तो अमानत अली ने मुझे इस बारे में बताया था, उसने जवाब दिया। और अमानत अली ने यह भी कहा था कि के.डी. खान इसे ये बताकर गया है कि दिन में कोई मैकेनिक इनका एसी ठीक करने आएगा, लिहाजा ऊपर जाने दे दिया जाए। और फिर जब एसी मैकेनिक आया तो आपने उसे ऊपर जाने दिया? मैंने ठहरे हुए अंदाज में कहा, ताकि वो मकतूला की एसी की ख़राबी दूर कर सके। जी हाँ, वो एक्यूज़ बॉक्स में खड़े मेरे मौकिल और इस केस के मुल्ज़िम शाहजेब की जानिब इशारा करते हुए बोला। मैंने इसे अपार्टमेंट का नंबर और फ्लैट का रास्ता समझाकर ऊपर जाने की इजाज़त दे दी थी। क्या आप ये बता सकते हैं कि मुल्ज़िम मकतूला का एसी ठीक करने कितने बजे जाए वक़ुआ पर पहुंचा था? मैंने अपनी जरह को समेटते हुए सवाल किया। यही कोई 11 बजे। और वो वापस कब गया? लगभग 11:30 बजे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुल्ज़िम ने आधे घंटे के अंदर मकतूला के एसी की ख़राबी दूर कर दी थी? मैंने कदरे सख्त लहजे में पूछा। ये तो मुझे नहीं मालूम कि उसने मकतूला का एसी ठीक कर दिया था या नहीं, वो बेजारी से बोला। लेकिन इसके बिल्डिंग में आने और जाने का जो वक्त था वो मैंने आपको बता दिया है। मुफ्ता साहब, आपने वकील इस्तिगासा के मुख्तलिफ़ सवालात के जवाबात में मुतअद्दिद बार मुअज़्ज़िज़ अदालत को ये बताने की कोशिश की है कि मुल्ज़िम जब बिल्डिंग से रुखसत हो रहा था तो वो बड़ा घबराया हुआ था। जी बिल्कुल, मैंने जो देखा वही बयान कर दिया है, वो बड़े एतमाद से बोला। जब ये आया तो एकदम नॉर्मल था, लेकिन जब ये वापस जा रहा था तो
पर एक अजीब सी घबराहट तारी थी। पहले तो इससे अपनी मोटरसाइकिल ही स्टार्ट नहीं हो रही थी। इस कोशिश में एक बार तो मोटरसाइकिल उसके हाथ से छूटकर ज़मीन पर जाकर गिर गई थी। बस जनाब जूँ तू उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और गोया सर पर पाँव रखकर वहाँ से भाग निकला। इसका ये मतलब भी तो हो सकता है मैंने इस्तिगासा की तामीर शुदा पुख्ता इमारत की एक दीवार में शगाफ डालने की कोशिश करते हुए सरसराहट भरे लहजे में कहा कि मुलजिम ने मकतूला के अपार्टमेंट में कोई खौफनाक मंजर देख लिया हो जिसकी दहशत से उसके औसान ख़ता और हवास बेजा हो गए हों, जैसा कि आपके साथ भी हुआ था। मेरे साथ क्या हुआ था? वो चौंकने हुए लहजे में मुस्तफसिर हुआ। आप वक़वा के रोज़ 12:04 पर जब मकतूला के अपार्टमेंट के अंदर अनिला साहिबा की मैयत में दाखिल हुए तो बेडरूम के फ़र्श पर मकतूला की खून आलूद लाश देखकर आप बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। थोड़ी देर पहले आपने ही अपनी इस घबराहट का इकरार कर चुके हैं, मैंने इस्तिगासा के गवाह की आंखों में देखते हुए कहा। ऐन मुमकिन है मुलजिम भी इसी मंज़र को देखकर दहशत ज़दा हो गया हो, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला सहरिश की मौत 20 मार्च की दोपहर 11 और 1 के दरमियान वाक़ हुई थी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। वकील इस्तिगासा ने फ़ौरन एतराज़ जड़ दिया। मेरे फाजिल दोस्त फजूल सवालात से इस्तिगासा के मुअज़्ज़िज़ गवाह को हरासा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने एतराज़ की वजाहत करेंगे वकील साहब? जज साहब ने सवालिया नज़र से वकील इस्तिगासा की तरफ देखा और पूछा, डिफेंस ने कौन सा फजूल सा सवाल किया है? योर ऑनर, वकील इस्तिगासा ने कहा। मेरे फाजिल दोस्त घुमा फिरा कर इस्तिगासा के गवाह के मुंह से ये बात कहलवाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुलजिम जब मकतूला के अपार्टमेंट में पहुंचा तो मकतूला की मौत वाक़ हो चुकी थी। ये तो सीधी अपने अल्फाज को गवाह की ज़ुबान पर रखने वाली बात हुई ना। मेरा मौकिल मुझे तफसीलन बता चुका था कि जब वो मकतूला के अपार्टमेंट में पहुंचा तो वो बकीद हयात थी और उसकी रुखसत के वक्त भी वो ज़िंदा सलामत थी। मकतूला के साथ जो कुछ भी हुआ था वो 11:30 और 12 के दरमियान में हुआ था, लेकिन मैं महज गवाह को कंफ्यूज करने के लिए सब कुछ पूछ रहा था और मेरी इसी हरकत पर वकील इस्तिगासा ने एहतजाजी रिएक्शन दिया था। मेरे फाजिल दोस्त, मैंने बराह रास्त वकील सरकार की आंखों में देखते हुए पूछा, क्या आप इस बात का दावा कर रहे हैं कि जब मेरा मौकिल मकतूला की एसी ठीक करने उसके अपार्टमेंट में पहुंचा तो वो ज़िंदा थी? जी बिल्कुल, वो ठोस लहजे में बोला। आप ऐसा ही समझ लें। मुझे ऐसा समझाने के लिए कोई सबूत भी है आपके पास? बिल्कुल है, उसने मजबूत अंदाज में कहा, फिर अपने गवाह की तरफ देखते हुए बोला, आप वकील साहब को बताएं कि इंटरकॉम पर आपकी मकतूला से क्या बात हुई थी। जब मुलजिम बिल्डिंग के गेट पर पहुंचा और उसने बताया कि मकतूला का एसी ठीक करने आया है तो मैंने इंटरकॉम पर यही बात मकतूला को बताई थी। गवाह अपने वकील के बयान की तस्दीक करते हुए बोला, जब मकतूला ने मुझे इजाज़त दी तब मैंने इसे ऊपर जाने के लिए कहा था। इससे ज़ाहिर होता है कि जब मुलजिम मकतूला के अपार्टमेंट में पहुंचा तो वो उस वक्त मकतूला ज़िंदा थी। मेरे मौकिल ने मुझे बताया था कि वो वक़वा के रोज़ 11 से 11:30 बजे तक मकतूला के अपार्टमेंट के अंदर मौजूद रहा था और आपके बयान से भी मुलजिम की आमद और जामद की यही टाइमिंग ज़ाहिर होती है। मैंने गवाह के चेहरे पर निगाह जमा कर कहा, मेरे मौकिल ने मुझे बताया है कि वो मकतूला को अपार्टमेंट के अंदर ज़िंदा छोड़कर आया था। आप पानी के मामला चेक करने 12:04 पर मकतूला के अपार्टमेंट के दरवाज़े पर पहुंचे थे और उस वक्त तक मकतूला की मौत हो चुकी थी। इन तमाम हालात व वाक़यात से तो ये बात पाए सबूत को पहुंच जाती है कि मकतूला को 11:30 और 12 के दरमियान फना के घाट उतारा गया है और जाहिर है कि ये काम मेरे मौकिल और इस केस के मुलजिम का तो नहीं हो सकता, बशर्ते कि वकील इस्तिगासा ने काटदार लहजे में चोट की। आपका मौकिल 100% रास्त गोई का मुजाहरा कर रहा हो और ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप ये बात इतने वसूख से इस तरह कैसे कह सकते हैं जैसे आपके पास मेरे मौकिल की दरोगोई का कोई ठोस सबूत हो? मैंने भी जवाबन गहरा तंज किया। जी बिल्कुल, वो फ़खरिया सीना फुलाते हुए बोला, इस्तिगासा के पास जेल में सबूत नहीं है बल्कि सवाबित है। ज़रा केस को आगे बढ़ने तो दें, फिर देखिएगा कि क्या क्या सामने आता है। आपने इस केस के एक पहलू को बिल्कुल फरामोश कर रखा है। ठीक है, हम केस को आगे बढ़ने देते हैं, मैंने मुसालहत अंदाज आमेज़ लहजे में कहा, लेकिन मेरी याद दहानी के लिए ज़रूर बताते चलें कि मैंने इस केस में कौन से ज़ाविये को नज़रअंदाज कर रखा है। ये महज एक कत्ल का केस नहीं है मेरे फाजिल दोस्त, वो चुपते हुए लहजे में बोला। इस वाक़े के साथ डकैती की भी एक वारदात की गई थी। ओह,
ओह, तो आपका इशारा उस तरफ था। मैंने बेपरवाही से कंधे झुकाते हुए सरसरी अंदाज में कहा। मैंने इस मामले को कतई नज़रअंदाज नहीं किया है। केस के इस जाविये पर भी मेरी कड़ी निगाह है। इस्तिग़ासा की रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला सहरिश के बेडरूम में से 15 तोले की तलाई ज़ेवरात और 50,000 के करेंसी नोट भी गायब हो चुके थे, जो ताहाल बाजियाब नहीं कराए जा सके थे। हालांकि पिछले 6 माह से मुलजिम पुलिस के रहमो करम पर है। वो पुलिस जो अगर हाथी पर तफ्तीशी हथकंडे आजमाए तो वो भी ख़ुद को चूहा तस्लीम करने पर आमादा हो जाता है। मेरे आखिरी जुमलों ने वकील इस्तिग़ासा के ज़ख्मों पर गोया नमक सा छिड़क दिया। उसने ज़बान से तो कुछ नहीं कहा, बस वो मानदाना नज़र से मुझे घूरता चला गया। मैं इस्तिग़ासा के गवाह की जानिब मुतवज्जा हो गया और अपनी जराह को इख्तिताम की तरफ लाते हुए कहा, मुश्ताक साहब, आप जिस अपार्टमेंट बिल्डिंग में चौकीदारी करते हैं उसमें दाखिले के कितने रास्ते हैं? सिर्फ एक ही गेट है जनाब, उसने जवाब दिया, जहां मैं दिन में और अमानत अली रात में ड्यूटी देता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि बिल्डिंग में दाखिल होने और बाहर निकलने के लिए हर शख्स को आपकी नज़रों से गुज़रना होता होगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है, उसने जवाब दिया। क्या आपने मुलजिम के रुखसत हो जाने के बाद किसी ऐसे शख्स को बिल्डिंग में दाखिल होते देखा था जिसे आप अच्छी तरह जानते हो और पहचानते ना हो? मैंने पुरसोच अंदाज में सवाल किया। वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला, नहीं जनाब। मैंने पूछा, अगर मुलजिम की आमद से कब्ल? मेरे इस सवाल पर वो कदरे मुतज़ब्ज़िब नज़र आने लगा। मैंने उसकी मुश्किल आसान करते हुए कहा, मेरा मतलब है 11 बजे से थोड़ा पहले। देखिए जनाब, मैं ठीक 11 बजे पानी के मेन वॉल्स को खोलने के लिए बिल्डिंग की छत पर जाता हूँ, ताकि बालाई टंकियों में जमा पानी पाइपों के ज़रिए हर अपार्टमेंट तक पहुँचने लगे। इस दौरान में नीचे लगी हुई दोनों मोटरों को भी ऑन कर दिया जाता है, ताकि साथ साथ बालाई टंकियों में पानी भरता भी रहे। ये लगभग 10 मिनट का काम है और इस काम के लिए मुझे गेट से हटना पड़ता है। अगर इस दौरान में कोई अजनबी शख्स बिल्डिंग में दाखिल हुआ हो तो मैं वसूख के साथ कुछ नहीं कह सकता। लेकिन लम्हाती तवक़्फ़ुफ़ करके उसने गहरी सांस खारिज की और अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, लेकिन अगर ऐसा हुआ होता तो फिर वो शख्स कहीं ना कहीं तो मुझे ज़रूर नज़र आता। मैं यही समझता हूँ कि आपने जो ख्याल ज़ाहिर किया है इसका कोई इम्कान नहीं है। क्या दोनों ब्लॉक्स ए एंड बी के अलग अलग लिफ्ट है या एक ही लिफ्ट से काम चलाया जा रहा है? दोनों ब्लॉक्स की दो लिफ्ट्स अलग अलग हैं वकील साहब, उसने जवाब दिया। एक लिफ्ट पैसेंजर्स के लिए है और दूसरी 2 लिफ्ट जो है वो कार्गो के लिए है, और अल्लाह के करम से चारों लिफ्ट्स हर वक्त चालू ही हालत में रहती है। क्या बिल्डिंग के दोनों ब्लॉक्स की छत आपस में मिली हुई है? मैंने आखिरी सवाल किया। यानी एक ब्लॉक की छत पर मौजूद शख्स बासानी दूसरे ब्लॉक की छत पर जा सकता है? जनाब, ये बिल्डिंग ए और बी ब्लॉक में ज़रूर बटी हुई है, लेकिन पूरी बिल्डिंग की छत एक ही है। शुक्रिया मुश्ताक साहब, मैंने इस्तिग़ासा के गवाह की तरफ देखते हुए कहा। मुझे आपसे और कुछ नहीं पूछना। फिर मैंने वकील सरकार की जानिब मुतवज्जा होते हुए कहा, मेरे फाजिल दोस्त, अगर मैं कहीं गलती करूं तो मुझे टोक दीजिएगा। एक लम्हे का तवक़्फ़ुफ़ करके मैंने बोलना शुरू किया। बिल्डिंग के चौकीदार और इस्तिग़ासा के गवाह मुश्ताक अहमद ने इस वाक़े की इत्तला एहसान जितोई को दी। जितोई साहब ने अपने दोस्त और मकतूला के शौहर केडी खान को इस सानहे के बारे में बताया। केडी खान ने अपनी साली आलिया को फ़ोन करके सहरिश की मौत से आगाह किया और आलिया ने अपने शौहर जुनैद अली तक ये अफसोसनाक खबर पहुंचाई और जुनैद अली ने थाने फ़ोन करके कत्ल की और डकैती की इत्तला और वारदात की इत्तला पुलिस में दर्ज कराई। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वकील इस्तिग़ासा ने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा। ये चैन ऑफ पासिंग न्यूज़ आपको कुछ अजीब सी नहीं लग रही है? मैंने वकील इस्तिग़ासा की आंखों में झांकते हुए कहा। यूँ महसूस होता है जैसे हर शख्स इस संगीन मामले से दामन बचाने की कोशिश कर रहा है। वैसे मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। वो मखालिफ बराए मखालिफ के जेल में कमाल ढिठाई का मुजाहरा करते हुए बोला। आप चौकीदार पर कड़ी जराह कर चुके हैं। जितोई साहब पिछले 2 माह से आउट ऑफ कंट्री हैं। दिसंबर से पहले उनकी आमद की कोई तवक्का नहीं। बाकी रह गए केडी खान और जुनैद अली। तो इस हवाले से अगर आपके जहन में कोई उलझन है तो उन्हीं से पूछ लीजिएगा। इन दोनों हजरात के नाम इस्तिग़ासा के गवाह की फहरिस्त में शामिल हैं। इस ज़री तजवीज़ के लिए मैं हमेशा आपका शुक्रगुज़ार रहूँगा, मैंने ज़ूमाइनी अंदाज में कहा। इसके साथ ही अदालत का मुकर्ररा वक्त ख़त्म हो गया। जज साहब ने 15 रोज़ के बाद की तारीख देकर अदालत बर्खास्त कर दी।
मैं अदालत के कमरे से बाहर निकला तो मुल्जिम का बाप औरंगज़ेब मेरे साथ साथ था। कॉरिडोर से निकलते हुए उसने बड़े जोश भरे लहजे में कहा, वकील साहब, आज लगा कि कोई कार्रवाई हुई है, वरना इससे पहले 5 माह तो बस ख्वार हो रही थी, अब ख्वारी नहीं होगी। मैंने कहा, इस केस की गाड़ी पटरी पर चढ़ गई है, देखते ही देखते अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगी इंशाल्लाह, वो करारी आवाज़ में बोला। अब इस गाड़ी को आप जैसा तजुर्बा का ड्राइवर जो मिल गया है, इस ड्राइवर को आपके ताउन की भी बहुत ज़रूरत है। मैं इस सिलसिले में हर किस्म का ताउन करने के लिए तैयार हूँ जनाब। वो गहरी संजीदगी से बोला, आप हुक्म करें, आप मेरे लिए एक मोहतरम बुजुर्ग की हैसियत रखते हैं, इसलिए हुक्म नहीं अर्ज़ करूँगा। मैंने कॉरिडोर से निकलकर पार्किंग लॉट की तरफ बढ़ते हुए कहा, अगली पेशी में 2 हफ्ते का वक्त है। मैं चाहता हूँ कि उस दौरान में आप मेरे लिए अमजद अली पर थोड़ा सा काम करें। अमजद अली ये कौन साहब है? उसने उलझन ज़दा लहजे में पूछा। अमजद अली मकतूला का शौहर साबिक है और वो केडी खान का साबिक मुलाजिम भी रहा है। मैंने औरंगज़ेब को बताया। अमजद अली दिल्ली कॉलोनी में 240 गज के एक घर में रहता है। उसकी 2 बेटियां हैं, समीना और नूरीन। अमजद अली ने कम उम्र में यानी 22 साल की उम्र में समीना की शादी कर दी है। नूरीन समीना से 2 साल छोटी है। फिर मैंने औरंगज़ेब को अमजद अली के घर का एड्रेस भी समझा दिया। ये तो बहुत अहम बंदा है वकील साहब, वो पुरसोच अंदाज में बोला, इसीलिए तो आपको इसके पीछे लगा रहा हूँ। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, आप किसी तरह ये मालूम करने की कोशिश करें कि इस केस के हवाले से अमजद अली की तरफ से क्या चल रहा है। अमजद अली अपनी साबिक बीवी यानी सहरिश को पेश आने वाले अंधोनाक वाक़े से किस हद तक वाकिफ़ है और इस साहने पर इसका क्या रद्द-ए-अमल है। मैं नरगिस के बारे में मालूमात इकट्ठी करने की कोशिश करता हूँ। औरंगज़ेब हर पेशी पर अदालत में मौजूद होता था और इस केस के तमाम किरदारों से अच्छी तरह वाकिफ़ था। मेरी बात के जवाब में उसने कहा, आप केडी खान की ज़ौजा अव्वल की बात कर रहे हैं ना? जी बिल्कुल, मैंने इस बात में जवाब दिया। हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि सहरिश को शाहज़ेब ने कत्ल नहीं किया। जब मेरे मौकिल ने मकतूला का खून नहीं किया तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि सहरिश का कातिल कौन है। यकीनन कातिल कोई ऐसा शख्स है जो सहरिश से नफ़रत करता था और सरेदस्त मेरी नज़र में ऐसे 2 ही अफराद हैं जो मकतूला सहरिश को सख्त नापसंद कर सकते हैं। नंबर 1 मकतूला का साबिक शौहर अमजद अली और नंबर 2 मकतूला के शौहर की बीवी नरगिस। लिहाजा मैंने लम्हाती तवक़्फ़ुफ़ करके गहरी सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, लिहाजा इन 2 अफराद के बारे में हमारी मालूमात जितनी ज़्यादा मुस्तनद होंगी, शाहज़ेब की बेगुनाही को अदालत में साबित करना उतना ही आसान रहेगा। समझ गया जनाब। वो सर को अज़बाती जुम्बिश देकर बोला। मैं अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया। मकतूला का बहनोई जुनैद अली विटनेस बॉक्स में खड़ा था। जुनैद अली इस्तिगासा के गवाह की हैसियत से अदालत में पेश हुआ था। वकील इस्तिगासा ने जब सरसरीर जराह के बाद उसे फारिग कर दिया तो अपनी बारी पर मैं कटहरे के नज़दीक चला गया। जुनैद साहब, मैंने बड़े धीमे अंदाज में अपनी जराह का आगाज़ किया। रिकॉर्ड के मुताबिक इस वाक़े की इत्तला आपके ज़रिए पुलिस तक पहुंची थी, मैं गलत तो नहीं कह रहा? आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, उसने मुख्तसर से जवाब दिया। जुनैद अली की उम्र 50 के करीब थी। वो गठे हुए बदन का मालिक एक पस्ताकामत शख्स था। उसके सर के बाल सामने वाले हिस्से से अपनी जगह छोड़कर किसी बेनाम देश को सिधार चुके थे। मैंने पूछा, आपको ये अजीब नहीं लगा कि केडी खान की बीवी को कत्ल कर दिया गया है और उसने ख़ुद पुलिस को इस बारे में मुतला नहीं किया, बल्कि अपनी साली यानी आपकी वाइफ आलिया के तवस्सुस से ये काम उसने आप करवाया? बज़ाहिर ये मामला वाकई अजीब सा है, वह इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, लेकिन केडी खान के इस फेल के पीछे बाकायदा एक वजह है, जेन्युइन रीज़न है। ये अदालत जेन्युइन रीज़न के बारे में जानना चाहती है जिसका अभी आपने जिक्र किया है। मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा, अगर इसमें कोई कबाहत ना हो तो। कुछ अरसे पहले अगर कोई मुझसे ये सवाल करता तो मैं जवाब में इसे बड़ी खूबसूरती से टाल जाता, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब इस एहतियात या गुरेज की कोई ज़रूरत बाकी नहीं रही। केडी खान ने अपने जिन मामलात को दुनिया की निगाह से छुपा रखा था वो अब एक केस की सूरत में पिछले 6-7 माह से अदालत की जीनत बने हुए हैं। आप मेरा मतलब समझ रहे हैं ना? क्या आपका इशारा केडी खान की दूसरी खुफिया शादी की तरफ से है? मैंने पूछा। उसने इस बात में गर्दन हिलाने पर इक्तफा किया। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो दूसरी शादी को पोशीदा रखने के पीछे यह हिकमत कार फरमा थी कि केडी खान अपनी पहली बीवी नरगिस से बहुत डरते हैं। मैंने कुरेदने वाले अंदाज में कहा,
उन्हें ये खदशा था कि अगर इनकी मकतूला से शादी का राज नरगिस को मालूम हो गया तो बहुत हंगामा मचाएगी, और ख़ान साहब की मजबूरी ये है कि वो नरगिस के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर सकते और वो उसके ख़िलाफ़ जा भी नहीं सकते। इनका तमाम तर बिज़नेस ज़ौजा अव्वल यानी नरगिस के हाथ में है, हत्ता कि सारी औलादें भी नरगिस ही की हिमायत में हैं। नरगिस को खफा करना या उसकी दुश्मनी मोल लेने का एक ही मतलब होता, और वो ये कि केडी खान ऑन फुटपाथ। आप बिल्कुल गलत नहीं कह रहे हैं, वो गैर संजीदगी से बोला। जब आपके हमजुल्फ का किस्सा चल ही रहा है तो मैं आपसे एक ज़ाती नौइयत का सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो। मैंने अधूरे जुमले के साथ सवाल या नज़रों से उसकी तरफ देखा। जी पूछ ले, वो सादगी से बोला। नो इशू। इस सवाल का ताल्लुक़ आपके एक्स हमजुल्फ यानी अमजद अली से है। मैंने मायनी है अंदाज में कहा, मेरी मालूमात के मुताबिक अमजद अली केडी खान और उसकी ज़ौजाई सानी से शदीद नफ़रत करता है। आपकी मालूमात 100% दुरुस्त है वकील साहब, वो गहरी संजीदगी से बोला। आप खुद सोचें, जो शख्स आपकी बीवी को वरगला कर उससे खुफिया शादी कर ले और आपके मुस्तकबिल व हाल को तबाह कर डाले, आप उस शख्स से और अपनी बेवफा साबिक बीवी से भला किस तरह मोहब्बत कर सकते हैं। मैं इस्तिगासा के गवाह जुनैद की इस बात को अच्छी तरह समझ रहा था, लेकिन फिर भी अनजान बनते हुए मैंने पूछा, ये मामला इतना उलझा हुआ है कि अदालत इसे समझना चाहती है। अगर आप थोड़ी सी तफसील बयान कर दे तो इस केस में आपका बड़ा एहसान होगा। अपने इस सवाल से दरअसल मैं मकतूला सहरिश के पस मंज़र को अदालत के सामने उजागर करना चाहता था। जब ये तय था कि मेरे मौकिल ने केडी खान की सेकंड वाइफ को कत्ल नहीं किया, तो फिर ये भी तय था कि किसी न किसी ने तो लाजमी उसे मौत के घाट उतारा होगा, और ये किसी न किसी यकीनन कोई ऐसा शख्स था जो मकतूल से शदीद नफ़रत करता था। आप जब अमजद अली को ज़ेरे बहस ले ही आए हैं तो फिर मुझे यकीन है कि आपने मेरे साबिक हमजुल्फ के बारे में अच्छी तरह तहकीक भी कर रखी होगी। वह बड़ी रसान से बोला। किसी ज़माने में अमजद अली ख़ान ट्रेंडिंग कंपनी के मार्केटिंग शोबे से वाबस्ता था। उसकी लाइफ सेट थी, अच्छी तनख्वाह थी, अपना घर था, गाड़ी थी, 2 बेटियां थी। अलगर्ज वो एक शानदार ज़िंदगी गुजार रहा था। फिर अचानक उसकी ज़िंदगी में ख़तरनाक मोड़ आया। अमजद अपनी गाड़ी ही में ऑफिस आता जाता था। जब भी वो सहरिश की किसी ज़रूरत के पेश नज़र गाड़ी घर पर छोड़कर आता तो उस रोज़ शाम में सहरिश खुद उसे पिक करने ऑफिस चली जाया करती, और ऐसा हफ्ते में 1 या 2 बार हो जाता था। वो सांस लेने के लिए मुतवक्किफ़ हुआ, फिर अपनी बात जारी रखते हुए बोला, मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफिस के एक कोने में था। खान ट्रेडिंग कंपनी 4 कमरों पर मुश्तमिल एक पूरे फ्लोर का ऑफिस था, यानी बॉस केडी खान के कमरे के सामने विजिटिंग लॉबी थी। सहरिश उसी लॉबी में बैठकर अपने शौहर के फारिग होने का इंतज़ार किया करती थी। इस दौरान में कि केडी खान से भी 1-2 बार उसका सामना हो गया था, जो शुरू में 2 तरफ़ा मुस्कुराहट और रस्मी अलग सलग तक महदूद रहा, लेकिन रफ्ता रफ्ता इनके ताल्लुक़ में गहराई पैदा होती चली गई। सहरिश बिलाशुबा एक पुरकशिश और हसीन औरत थी, और आपको ये भी मालूम होगा कि केडी खान की पहली बीवी का क्या हाल है। सब शक्लें अल्लाह ताला की ही बनाई हुई हैं। मैं इसमें कोई तफसील में नहीं जाऊंगा, बस इतना समझ ले कि अगर कोई बहुत बड़ा लालच ना हो तो कोई मर्द नरगिस के साथ चंद लम्हात भी गुजार नहीं सकता। केडी खान ने इस औरत के साथ सारी ज़िंदगी गुजार दी थी, और इसमें से उसकी 4 औलादें भी पैदा हो गई थी। ये सच है कि सहरिश को बहुत ऊंचा उड़ने का शौक़ था, और उसका हर ख्वाब पूरा करने की ताकत केडी खान के अंदर मौजूद थी। दूसरी जानिब के केडी खान नरगिस की महकूमी में शब व रोज़ गुजारते हुए बेजार हो चुका, लिहाजा सहरिश की शक्ल में इसे गोया जन्नत की किसी हूर का कुर्ब हासिल हो गया था। उसके बाद के मामलात बड़ी तेज़ी से तय पाते चले गए। अब सहरिश का ज़्यादातर वक्त केडी खान के रूम में गुजरने लगा था। जिस रोज़ सहरिश ने अमजद को पिक करने आना होता, खान साहब अमजद को ऑफिस से बाहर किसी दूर दराज काम पर भेज देते थे। मुख्तसर ये कि इन दोनों के दरमियान ताल्लुकात इस तेज़ी से इस्तवार होते चले गए कि सहरिश ने अमजद को छोड़कर केडी खान के निकाह में जाने का फ़ैसला कर लिया। इस स्टोरी का इल्म हमें बहुत बाद में हुआ था। शुरू में हम सिर्फ ये जानते थे कि सहरिश और अमजद में शदीद नौइयत की लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। सहरिश की ज़ुबानी हमें जो हालात पता चलते थे, इसमें
अमजद ही की गलती नज़र आती थी, लिहाजा हमारी तमाम हमदर्दियाँ सहरिश के साथ थीं। लेकिन इनके ब्रेकअप के कुछ अरसे बाद अमजद ने हमें अंदर की कहानी सुनाई तो हमें सहरिश के इस फैसले पर सख्त अफसोस हुआ। लम्हाती तवक़्फ़ुफ़ करके उसने एक बोझल सांस खारिज की, फिर सिलसिला कलाम आगे बढ़ाते हुए बताने लगा। केडी खान ने सहरिश को जो सुहाने ख्वाब दिखाए थे वो एक एक करके चुकनाचूर होने लगे। सहरिश का पहला मुतालबा ये था कि पहले नरगिस को तलाक दे दे, फिर मुझसे निकाह करे। केडी खान सहरिश को पाने के लिए इस कदर मरा जा रहा था कि उसने एक जैली तलाकनामा तैयार करा के सहरिश को दिखा दिया था और अपने चंद दोस्तों की मौजूदगी में काजी को बुलाकर सहरिश से शादी कर ली। कानूनन और शरन सहरिश उसकी बीवी बन चुकी थी, लेकिन ये एक पोशीदा शादी थी और सहरिश का दूसरा मुतालबा ये था कि वो इस शादी को दुनिया के सामने लाए। मगर केडी खान हर रोज़ एक नया बहाना करके मामले को आगे बढ़ा देता था। वो अपनी मजबूरी की ऐसी ऐसी दास्तानें सुनाया करता था कि सहरिश मजबूर हो जाती थी और वो उसके वादों पर एतबार कर लेती थी। इस तरह 2 साल गुजर गए। इस दौरान में केडी खान ने सहरिश को हर आराम और आसाइश मुहैया की, लेकिन माशरे के सामने इस शादी का ऐलान नहीं किया। आखिरी दिनों में इसका रिश्ता इस तौर पर चल रहा था कि केडी खान हफ्ते में एक रात उसके पास गुजारने आया करता था। इसके अलावा उनका फ़ोन पर रब्ता रहता था। जुनैद अली अपनी बात मुकम्मल कर चुका तो मैंने पूछा, इस वाक़े के बाद अमजद अली पर क्या गुजरी? उस बेचारी की तो दुनिया ही उजड़ गई थी। जुनैद ने बताया, वो सहरिश के करतूत बताने के लिए 2 साल पहले हमसे मिला था, फिर उसने हमसे क़ता ताल्लुक़ कर लिया। उसकी दोनों बेटियां भी हमसे रब्ते में नहीं हैं। समीना और नूरीन का अपनी माँ यानी मकतूला सहरिश से तो कोई रब्ता रहा होगा? मैंने सवालिया नज़र से इस्तिग़ासा के गवाह की तरफ देखा। बिल्कुल नहीं, वो क़तीअत से नफ़ी में गर्दन हिला हुए बोला। वो दोनों सहरिश से ज़बरदस्त नफ़रत करती हैं, शदीद किस्म की नफ़रत, क्योंकि सहरिश के एक गलत फ़ैसले की वजह से उनकी हस्ती बस्ती ज़िंदगी तबाह व बर्बाद हो गई। ये मामला सामने आते ही अमजद ने शर्म के मारे खान ट्रेडिंग कंपनी छोड़ दिया। यहाँ पर इसे बहुत अच्छी तनख्वाह मिल रही थी, दूसरी जगह इससे आधी तनख्वाह पर इसे काम करना पड़ा। घर को चलाने के लिए दोनों बहनों को ट्यूशन्स पढ़ाना पड़े। अमजद ने गाड़ी फ़रोख्त करके जैसे तैसे करके 1 साल पहले समीना की शादी कर दी। मैंने उड़ती उड़ती सब सुनी है कि इस साल के आखिर में वो नूरीन की भी शादी कर देगा। अमजद अली ने तो आप लोगों से क़ता ताल्लुक़ कर लिया था। उसकी दोनों बेटियां भी आपसे राब्ते में नहीं रही थी, लेकिन आपका पुलिस से रब्ता करके सहरिश की मौत की रिपोर्ट दर्ज कराना इस अम्र की जानिब इशारा करता है कि आप लोगों के सहरिश के साथ ताल्लुकात बरकरार थे। 2 साल कबल जब सहरिश ने इंतहाई कदम उठाया था तो मुझे एक धचका लगा था, उसने बताया, और मैं उससे नाराज़ हो गया था। आलिया ने भी अपनी खुफगी का इजहार किया था, लेकिन जल्द ही हमें मालूम हो गया था कि सहरिश के साथ एक खूबसूरत धोखा हुआ है। टॉप ऑफ द लाइन गाड़ियाँ, आलीशान महलनुमा बंगले, हर साल बैरूनी मुल्क के दौरे, दौलत की रेल पेल, केडी खान के तमाम तर वादे खोखले दावे साबित हुए। उसने सहरिश को आराम व आसाइश की ज़िंदगी तो मुहैया कर रखी थी, मगर सहरिश ने जो तवील व अरीज़ खूबसूरत ख्वाब देख रखे थे उनकी ताबीर दूर और नज़दीक कहीं भी दिखाई नहीं देती थी। अब सहरिश पर यह हकीकत भी वाज़ेह हो चुकी थी कि केडी खान ने अपनी पहली बीवी को तलाक नहीं दी थी। जो तलाकनामा उसने सहरिश को दिखाया था वो नकली था, मगर सहरिश अपनी इस हिमाकत के बायस हालात के ऐसे भंवर में फंस चुकी थी कि उसकी कैफियत न पाए रफ्तन न जाए मांदन ऐसी हो गई थी। वो सारी कश्तियाँ जला के केडी खान के साहिल पर उतरी थी, लिहाजा अब उसका जीना और मरना उसी सरजमीन पर था। इस तकलीफदेह सूरत हाल ने हमारे दिल में सहरिश के लिए खासी नरमी पैदा कर दी थी और हमने उससे ताल्लुकात बहाल कर लिए थे। हम हफ्ते में 1 आध बार उससे मिलने भी जाया करते थे और वो भी महीने में 1 चक्कर हमारी तरफ का लगा लिया करती थी। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप लोगों का केडी खान से भी मिलना जुलना होता रहता था। मैंने एक अहम सवाल किया, जब भी तो उसने आपकी बीवी आलिया को इस सानहे की इत्तला दी थी। दुरुस्त फरमाया आपने, उसने इस बात में जवाब दिया। आपने केडी खान को समझाने की कोशिश नहीं की कि वो आपकी साली यानी मकतूला सहरिश को इसका जायज़ मुकाम दे दे? मैंने चुपते हुए लहजे में इस्तिफसार किया। बहुत कोशिश की थी वकील साहब, वह गहरी सांस खारिज करते हुए बोला। केडी खान बुनियादी तौर पर एक शरीफ इंसान है, मगर अंदर से इंतहाई कमज़ोर और बुज़दिल है। इस बेचारे के हाथ में कुछ भी नहीं, कारोबार, घर बाहर, हर चीज़ नरगिस के काबू में है। उसने सहरिश से जो भी वादे करे थे, मैं समझता हूँ इन्हें पूरा करना उसके बस में था ही नहीं। ओह, मैंने मुतासिफाना अंदाज में कहा। फिर पूछा, जुनैद साहब, क्या केडी खान की ज़ौजा अव्वल इस बात से वाकिफ़ थी कि उसके शौहर नामदार ने दूसरी शादी कर रखी है?
हरगिज़ नहीं, वो बड़े वसूख से बोला। अगर ऐसा होता तो फिर एक खौफनाक तूफ़ान उठ खड़ा होता। सहरिश नरगिस के लिए काली माता के अल्फाज इस्तेमाल करती थी और उसने नरगिस के गैज़ व गज़ब की जो कहानियाँ हमें सुना रखी थी, उसकी रोशनी में मैं दावे से कह सकता हूँ कि अगर नरगिस को अपने शौहर की दूसरी शादी की भनक भी पड़ जाती तो वो केडी खान की ज़िंदगी को अजाबनाक बनाने के साथ ही सहरिश पर भी अरसा हयात तंग कर देती। अगर थोड़ी देर के लिए हम ये फ़र्ज़ कर लें तो, मैंने सरसराती हुई आवाज़ में कहा। मैं समझा नहीं। वो उलझनज़दा नज़रों से मुझे तकने लगा। मेरा मतलब यह है कि मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए सनसनीखेज़ लहजे में कहा, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वक़ूअ से चंद घंटे, चंद दिन या चंद हफ्ते पहले नरगिस को केडी खान की दूसरी शादी की खबर हो गई थी और उसने केडी खान की ज़िंदगी को सुपुर्द आज़ाब करने के लिए सहरिश पर अरसा हयात तंग कर दिया। ये नामुमकिन तो नहीं है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, वकील इस्तिगासा ने एहतिजाजी लहजे में कहा। मैं इतनी देर से सिर्फ इसलिए खामोश खड़ा था कि इस्तिगासा के गवाह को अपना माल समझकर मेरे फाजिल दोस्त अदालत को तूल तवील कहानियाँ सुना रहे थे। ताहम इन कहानियों में नए नए इंकिशाफात हो रहे थे। अगर ये मालूमात इस्तिगासा के गवाह ने ना फराहम की होती तो शायद मैं इस पर तवज्जो भी ना देता, लेकिन इस्तिगासा का मुअज़्ज़िज़ गवाह इस साबिक़ के हमजुल्फ़ को अच्छी तरह जानता था और लिहाजा वो अमजद अली के बारे में मोतबर बात ही करेगा। तो फिर आपको किस बात पर एतराज़ है वकील साहब? जज ने वकील इस्तिगासा की बात पूरी होने से पहले ही पूछ लिया। योर ऑनर, इस्तिगासा के गवाह जुनैद अली की फराहम करदा मालूमात तक तो सब कुछ दुरुस्त है। वकील इस्तिगासा ने मानदाना नज़र से मुझे घूरने के बाद जज की तरफ देखते हुए बोला, लेकिन मेरे फाजिल दोस्त जिस अंदाज में इस केस का रुख मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है। ये अपने मौकिल को बचाने के लिए किसी तरह केडी खान की पहली बीवी नरगिस को कातिल की हैसियत से सामने लाना चाह रहे हैं ताकि ये साबित कर सके कि सहरिश को शाहजेब ने नहीं बल्कि नरगिस ने मौत के घाट उतारा है। उम्मीद है कि मैं अपने एतराज़ की वजाहत कर चुका हूँ। डेट्स ऑल योर ऑनर। जज साहब ने मुझसे मुखातिब होते हुए इस्तफसार किया। बेग साहब, आप इस्तिगासा के एतराज़ के जवाब में क्या कहेंगे? जनाब आली, मैंने हरगिज़ इस्तिगासा के गवाह के मुंह में ऐसे अल्फाज डालने की कोशिश नहीं की। मैंने निहायत ही ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। यहाँ पर ऑप्शन एंड सिलेक्शन की बात हो रही है, इम्कानात पर गौर किया जा रहा है। मैंने कहीं पर भी केडी खान की ज़ौजे अव्वल को ज़ौजे सानी का कातिल करार नहीं दिया। इस्तिगासा के गवाह ने ज़ौजे अव्वल की ताकत, फितरत और मिजाज का जो नक्शा खींचा है, इस मैप पर रीडिंग के नतीजे में ये ज़रूर कहा जा सकता है कि अगर नरगिस को अपने शौहर की दूसरी शादी का इल्म हो जाता तो वो सहरिश के लिए बड़ी से बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती थी। और जहाँ तक मेरे मौकिल को बेगुनाह साबित करने का मामला है तो लम्हाती तवक्कुल करने के बाद मैंने मायनी खेज अंदाज में वकील सरकारी की जानब देखा और बड़े जहरीले लहजे में कहा, ये कोशिश किसी फ़र्ज़ के मानिंद मेरे कंधों पर सवार है। मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत जल्द अपना ये फ़र्ज़ अदा कर दूंगा। जज ने दीवारगिर क्लॉक पर निगाह डाली और फिर मेरी जानिब देखते हुए इस्तफसार किया, आप गवाह से कोई और सवाल करना चाहते हैं? इस पेशी पर मेरे केस को ज़्यादा वक्त नहीं मिल सका था। जुनैद अली से पहले इस्तिगासा का एक गैर अहम गवाह भुगताया गया था, जिस पर होने वाली जरह का अहवाल मैंने दानिस्ता आपकी खिदमत में पेश नहीं किया क्योंकि इस कार्रवाई में आपकी दिलचस्पी के लिए कुछ भी नहीं था। जज की तकलीदी में मैंने भी अपनी रिस्ट वॉच का जायज़ा लिया था। अदालत का मुकर्रर ख़त्म होने में सिर्फ 10 मिनट बाकी रह गए थे। मैंने निहायत ही एहतराम के साथ जज के सवाल का जवाब देते हुए कहा, जनाब आली, मैं एक आध सवाल के बाद अपनी जरह मौकूफ़ कर दूंगा। फिर मैंने विटनेस बॉक्स में खड़े हुए इस्तिगासा के गवाह और मकतूल के बहनोई जुनैद अली से पूछा, क्या आपकी कभी नरगिस से मुलाकात हुई है? नहीं, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला, मैं नरगिस साहिबा का सूरत आशना भी नहीं हूँ। मुलाकात तो बहुत दूर की बात है, बस मैंने इनका जिक्र ही सुना है। मैंने ठहरे हुए लहजे में दरियाफ्त किया, आखिरी बार आपने अपने साबिक हमजुल्फ अमजद अली को कब देखा था? वक़ुआ से 3-4 रोज़ पहले, उसने जवाब दिया। मगर आपने शुरू में बताया था कि अमजद अली ने आप लोगों से मुस्तकिल बुनियादों पर कता ताल्लुक़ कर लिया था। मैंने उलझन भरे लहजे में कहा, आपकी अमजद अली और उसकी दोनों बेटियों से मेरी मुलाकात नहीं।
मैंने आपको गलत नहीं बताया था, वो बड़े एतमाद से बोला। ये सच है कि जब शहरीश ने अमजद अली से तलाक लेने के बाद केडी खान से शादी की तो इस अफसोसनाक वाक़े के बाद से अमजद अपनी साबका बीवी और समीना और नूरीन ने अपनी माँ से हर ताल्लुकात तोड़ रखे थे। इसके अलावा हम लोगों से भी राब्ता मुनक़ता कर लिया था। लेकिन आपने जो सवाल किया वो सांस हमवार करते के लिए रुका, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला। उसका जवाब यह है कि मैंने वक़्वा से 3-4 रोज़ पहले अमजद अली को देखा था। वो बिल्कुल अकेला था और ख़ासा जल्दी में नज़र आता था। ना सिर्फ मैंने बल्कि मेरी बीवी ने भी उसे देखा था, लेकिन हमारी इससे कोई बातचीत नहीं हुई थी। अगलब इम्कान इस बात का है कि उसकी नज़र हम पर भी नहीं पड़ी थी। जुनैद अली के इंकिशाफ ने मेरे जहन में खलबली मचा दी थी। मैंने इज़्तिरारी लहजे में पूछा, आप लोगों ने अमजद अली को कहाँ देखा था? मेरा अंदाज़ा यही था कि उन्होंने मकतूला के साबिक शौहर को किसी मॉल में या किसी ऐसे ही मकाम पर देखा होगा। लेकिन जुनैद अली ने अदालत के कमरे में सनसनी फैला दी। वो नपे तुले अल्फाज में बोला, हमने उसे उस अपार्टमेंट बिल्डिंग के गेट से बाहर निकलते देखा था जहाँ मकतूला रिहाइश पजीर थी। इस वक्त हम मकतूला से मिलने ही वहाँ पहुँचे थे। जुनैद अली के इंकिशाफ ने वकील इस्तिगासा को भी चौंकने पर मजबूर कर दिया था। उसने अपने गवाह से इस्तिफसार किया, जुनैद साहब, आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई थी? ना आपने पूछा था और ना ही मुझे ख्याल आया, उसने सादगी से कहा। इससे पहले कि वकील इस्तिगासा उससे मज़ीद कोई सवाल करता, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कदरे तेज़ आवाज़ में दरियाफ्त किया, जुनैद साहब, अदालत ये जानना चाहती है कि आपने अमजद अली को कितने बजे मकतूला के अपार्टमेंट बिल्डिंग से बाहर निकलते देखा था? कमोबेश 8 बजे, उसने जवाब दिया। 8 बजे सुबह या रात के 8 बजे, उसने मुतदिल अंदाज में बताया। जब उस रात आप लोग मकतूला से मिलने उसके अपार्टमेंट पहुंचे तो क्या आपने उससे अमजद के बारे में कोई सवाल किया था? मैंने पूछा, मतलब ये कि वो किस मकसद से वहाँ आया था? ये कोई मामूली बात नहीं थी, वो गहरी संजीदगी से बोला। मैंने और आलिया ने खुसूसन शहरीश से उस ज़मन में पूछताछ की थी, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर शहरीश ने अमजद अली की वहाँ आमद और जामद से लाइल्मी का इजहार किया था। ओह, मैं एक बोझल सांस खारिज करके रह गया। इसके साथ ही अदालत का वक्त ख़त्म हो गया। जज के ऐलान बर्खास्त अदालत से पहले ही मैंने बआवाज़ बुलंद कहा, जनाब आली इस्तिगासा के गवाह जुनैद अली के इंकिशाफ ने इस केस का एक नया रुख मुतारिफ करवा दिया है। अहमद अली के मकतूला वाली अपार्टमेंट बिल्डिंग से खुरूज को किसी भी कीमत पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और वो भी वक़्वा से 3-4 रोज़ पहले। ये बात मुअज़्ज़िज़ अदालत के रिकॉर्ड पर आ चुकी है कि अमजद अली अपनी साबिक बीवी यानी मकतूला और अपने साबिक बॉस यानी केडी खान से शदीद नफ़रत करता था। लिहाजा अदालत से मेरी इस्तदा है कि आइंदा पेशी पर मकतूला के साबिक शौहर अमजद अली को अदालत में गवाही के लिए हाजिर करने का बंदोबस्त किया जाए, ताकि ये मालूम किया जा सके कि वो वक़्वा से 3-4 रोज़ पहले मकतूला वाली बिल्डिंग में क्या करने गया था। ये भी तो हो सकता है कि मज़कूरा बिल्डिंग में अमजद अली का कोई रिश्तेदार, कोई ताल्लुक़दार रिहाइश पजीर हो और वो उसी से मिलने पहुँचा हो। वकील इस्तिगासा ने इजहार ख्याल जाहिर किया, और इस बेचारे को कतन इस बात की खबर ना हो कि इसकी साबिक बीवी भी इसी अपार्टमेंट में रहती है। मेरे फाजिल दोस्त, मैं आपके इस नुक्ते से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। मैंने वकील इस्तिगासा की जानिब देखते हुए मुतदिल लहजे में कहा, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, मगर इसको चेक कर लेने में क्या हर्ज है? मेरी बात पर वकील सरकार ने बुरा सा मुंह बनाया तो मैंने उसे नज़रअंदाज करते हुए रुए सुखन जज की तरफ मोड़ा और ठहरे हुए लहजे में कहा, जनाब आली, अगर किसी मरीज़ की खांसी रूटीन के ट्रीटमेंट से भी ठीक ना हो रही हो और खास कर मरीज़ का हश्र नशर हो चुका हो तो डॉक्टर इसे चेस्ट एक्सरे का मशवरा देता है। सीने का एक्सरे कराने का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता है कि इस मरीज़ को टीबी या निमोनिया का मर्ज़ लाहिक है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ ऐसा ही मामला अमजद अली के साथ भी हो। मैंने एक लम्हे का तवक्कुफ़ करके मायनी खेज़ अंदाज में वकील इस्तिगासा की सिमत देखा, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, जनाब आली, ऐन मुमकिन है कि मेरे फाजिल दोस्त का अंदाज़ा दुरुस्त हो, मगर अमजद अली के मामले में हम अंदाज़ों पर इक्तफ़ा नहीं कर सकते, क्योंकि इस शख्स के साथ 2 अहम चीज़ें जुड़ी हुई हैं। नंबर 1, वो मकतूला का साबिक शौहर है। नंबर 2, वो मकतूला से शदीद नफ़रत करता है। लिहाजा अमजद अली का चेस्ट PA व्यू अदालती ट्रायल
नागुज़ेर हो गया है। डेट्स ऑल योर ऑनर। जज ने मेरी फरमाइश पूरी करने में किसी हिलो हुज्जत से काम नहीं लिया, बल्कि एक कदम आगे बढ़कर उसने इस्तिगासा को इस बात का भी पाबंद कर लिया कि आइंदा पेशी पर बिल्डिंग के रात वाले चौकीदार को भी गवाही के लिए अदालत में पेश किया जाए। इसके बाद जज ने अदालत बर्खास्त करने का ऐलान कर दिया। आइंदा पेशी पर अदालत के कॉरिडोर में औरंगज़ेब से मेरी मुलाकात हो गई। वो हर पेशी में अदालत में मौजूद रहता था। रस्मी अलग सलग के बाद उसने मुझसे कहा, वकील साहब एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। कौन सी बात? मैंने कमरा अदालत की जानिब पेशकदमी जारी रखते हुए पूछा। पिछली चंद पेशियों से अदालती कार्रवाई में खासी गर्मी तो देखने में आ रही है, वो उलझन ज़दा अंदाज में बोला। लेकिन जराह के दौरान कहीं भी शाहजेब का जिक्र नहीं हो रहा है, जबकि ये मुकदमा तो उसी के ख़िलाफ़ दायर किया गया है। तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? मैंने सवाल किया। क्या आपको 1% भी शक है कि मकतूला की मौत में आपके बेटे का हाथ हो सकता है? मेरे इस सवाल पर औरंगज़ेब ने चौंक कर मुझे देखा, फिर बड़े एतमाद से बोला, नहीं जनाब। वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए कहने लगा, मुझे 100% यकीन है कि शाहजेब बेगुनाह है। उसे किसी गहरी साजिश के तहत इस मुकदमे में फंसाया गया है। तो फिर आपको मुतमईन रहना चाहिए, क्योंकि मुझे भी अपने मौकिल की बेगुनाही का यकीन है, मैंने तसल्ली भरे अंदाज में कहा। और मेरा आपसे वादा है कि 1-2 पेशियों में मैं आपके बेटे को बाइज़्ज़त रिहा करा लूँगा। ये जो कुछ भी हो रहा है आपके बेटे की बेहतरी के लिए हो रहा है। समझ गया वकील साहब। वो ज़ूद फहमी का मुजाहरा करते हुए बोला, गोया आपकी तमाम तर कोशिश उस शख्स को सामने लाने के लिए है जिसने दर हकीकत सहरिश बीबी का खून किया है। जब वो बंदा मंजर पर तुलू होगा तो शाहजेब की बेगुनाही खुद ब खुद साबित हो जाएगी। दुरुस्त समझे मेरे बुज़ुर्ग, मैंने कहा। फिर पूछा, मैंने आपके ज़िम्मे एक काम लगाया था अमजद अली के बारे में, तो मैंने आपको तमाम तर मालूमात फ़राहम कर चुका हूँ। उसने जवाब दिया, मालूमात की रोशनी में तो आपने पिछली पेशी पर इस्तिगासा के गवाह जुनैद अली का तफसीली इंटरव्यू कर डाला था। मैं केडी खान के बारे में पूछ रहा हूँ जनाब, मैंने याद दहानी कराने वाले अंदाज में कहा। अच्छा वो, जी बिल्कुल, वो जल्दी से बोला। आपने मुझसे कहा था कि मैं केडी खान की वक़ुआ के रोज़ की दिन भर की मसरूफियात की एक समरी बनाकर आपको दूँ। जनाब ये काम भी मैंने कर डाला है। वेरी गुड, मैंने सराहने वाले अंदाज में कहा। उसी वक्त हमारे केस की आवाज़ पड़ गई। मैं औरंगज़ेब से ये कहते हुए अदालत की सिमत बढ़ गया, पेशी के बाद इस पर बात करेंगे। वह इस बात में गर्दन हिलाकर रह गया। इस पेशी पर सबसे पहले रात की ड्यूटी वाले चौकीदार अमानत अली की गवाही होनी थी और मज़कूरा बिल्डिंग में रात 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक चौकीदारी के फ़राइज़ अंजाम देता था। उसके ऑफ करने के बाद दिन वाला चौकीदार मुश्ताक खान अहमद ड्यूटी संभाल लेता था। अमानत अली ने इस अम्र की तस्दीक कर दी कि वक़ुआ से 3-4 रोज़ पहले अमजद अली नामी एक शख्स लगभग 8 बजे रात मकतूला से मिलने उसके अपार्टमेंट तक गया था। उस रोज़ की अदालती कार्रवाई के लिए मैंने अपने ज़राए इस्तेमाल करके अमजद अली की एक तस्वीर हासिल कर ली थी। मैंने अपनी जराह का आगाज़ उसी तस्वीर से किया था। इस फ़ोटो को गौर से देखकर बताएं। मैंने मज़कूरा तस्वीर अमानत अली के हाथ में थमाते हुए कहा, क्या आपने इसी अमजद अली को वक़ुआ से 3-4 रोज़ पहले मकतूला से मुलाकात करने अपार्टमेंट की बिल्डिंग में आते देखा था? जी बिल्कुल, उसने बड़े एतमाद से सर को अज़बाती जुम्बिश दी। ये वही बंदा है जिसने अपना नाम अमजद अली बताया था और ये कमोबेश 8 बजे रात वहाँ पहुँचा था। मैंने अमजद अली का फ़ोटो उसके हाथ से वापस लेते हुए पूछा। जी आप ठीक कह रहे हैं। अमजद अली ने बिल्डिंग के गेट पर पहुंचकर आपसे क्या कहा था? मैंने अमानत अली से इस्तिफसार किया। उसने बताया था कि वो बाजी सहरिश का कोई करीबी रिश्तेदार है। चौकीदार ने बताया, मेरी मालूमात के मुताबिक जिस बिल्डिंग में आप चौकीदारी करते हो वहाँ इंटरकॉम सिस्टम भी मौजूद है। मैंने गवाह के चेहरे पर निगाह जमाते हुए सवाल किया, आपने अमजद अली को ऊपर भेजने से पहले मकतूला को इसकी आमद के बारे में मुतला किया था? जी बिल्कुल किया था, वो मजबूत लहजे में बोला। सहरिश बाजी की इजाज़त के बाद ही मैंने अमजद अली को बिल्डिंग के अंदर जाने की इजाज़त दी थी। मुझे पता चला है कि अमजद अली चंद मिनट के बाद ही वापस चला गया था। मैंने कहा, उसके रुखसत होते ही मकतूला से मिलने कुछ और लोग भी आ गए थे? जी, वह इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। सहरिश बाजी की बहन आलिया अपनी फैमिली के साथ आई थी। ये लोग हफ्ता 10 दिन में सहरिश बाजी से मिलने आ जाया करते थे। क्या आपने आलिया या उसके शौहर जुनैद को अमजद के वहाँ से जाने के बारे में बताया था?
मैंने तेज़ आवाज़ में इस्तफसार किया, नहीं जनाब, इस सिलसिले में मेरी उन लोगों से कोई बात नहीं हुई थी। उसने जवाब दिया, लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि जब आलिया और उसके शौहर जुनैद ने मकतूला से अमजद की आमद के बारे में पूछा तो मकतूला ने साफ इनकार कर दिया था। इस पर वो लोग यही समझे थे कि शायद अमजद इस बिल्डिंग में किसी और से मिलने आया था। मैंने कहा, उन्होंने दरअसल अमजद को बिल्डिंग के गेट से निकलते देख लिया था, इसीलिए वो तशवीश में मुब्तला हो गए थे। अब तो मुझे भी तशवीश होने लगी है, अमानत अली ने उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखते हुए कहा। मुझे यकीन है कि उस रात अमजद अली सहरिश बाजी से ही मिलने आया था, फिर मकतूला ने इस हकीकत से इनकार क्यों किया? ये आप सहरिश बाजी ही से जाकर पूछे जनाब, वो बड़ी सादगी से बोला। फिर बोला, ये अमजद अली आखिर है कौन? अमजद अली आपकी मरहुमा और मगफूरा सहरिश बाजी का साबिक शौहर है, मैंने उस पर वाज़ेह करते हुए कहा। मकतूला का अमजद से तलाक लेने के बाद केडी खान से शादी की थी। अमजद अली से मकतूला की 2 जवान बेटियां हैं, जिनमें से एक की शादी हो चुकी है, और ये कि केडी खान जो हफ्ते में एक बार रात गुजारने के लिए मकतूला के पास आया करता था। ये बंदा भी पहले से शादीशुदा है। पहली बीवी नरगिस से उसकी 4 औलादें हैं, 2 बेटियां 2 बेटे। दोनों बेटियों की शादी हो चुकी है। और जहाँ तक सहरिश बाजी से जाकर पूछने का मामला है तो मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ करके गहरी सांस ली, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, अगर ये मुमकिन होता तो फिर आपको इस कटहरे में बुलाने की ज़रूरत ही क्या थी? वो दोनों हाथों से अपने सर को थामकर वहशत ज़दा आवाज़ में बोला, आपने तो सहरिश बाजी के मामले को इतना पेचीदा कर दिया है कि मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैंने दोनों हाथ फैलाकर सपाट लहजे में कहा। ये तो एक जीती जागती ठोस हकीकत है जो मैंने आपके सामने बयान की है। मुझे सख्त एतराज़ जनाब आली। वकील इस्तिगासा ने नारा मस्ताना बुलंद किया। इस वक्त अदालत में सहरिश मर्डर केस ज़ेर समाअत है और मेरे फाजिल दोस्त वक़ुआ से चंद रोज़ पहले के वाक़यात में उलझकर मौज़िज़ अदालत का कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं। ये इस नोयत की ताख़ीरी हथकंडों के लिए काफ़ी शोहरत भी रखते हैं। बेग साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? वकील इस्तिगासा ने मुझ पर एक गहरी चोट लगाई थी। जज के इस्तिफसार का जवाब देने से कबल मैंने वकील सरकार को आड़े हाथों लिया। मेरे फाजिल दोस्त, मैंने बराह रास्त उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, आप कराची से हैदराबाद जाने के लिए एक ट्रेन पर सवार होते हैं। अपने खुदा को हाजिर नाजिर जानकर मौज़िज़ अदालत को बताएं कि हैदराबाद का स्टेशन आने से पहले कोटरी का स्टेशन आता है या नहीं, और ये कि ट्रेन हैदराबाद के स्टेशन में दाखिल होने से पहले दरियाए सिंध उबूर करती है या नहीं। ये किस किस्म का सवाल है? वो मुंह टेढ़ा करके बोला। इस सवाल की किस्म जानने के लिए हम टेस्ट के लिए किसी लेबॉर्ट्री में भेजेंगे, मैंने तंज़िया अंदाज में कहा। फ़िलहाल आप इस सवाल का जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं। मेरा जवाब हाँ में है, वो नापसंदीदा नज़र से मुझे घूरते हुए बोला। ज़ाहिर है कराची से हैदराबाद जाने के लिए दरियाए सिंध को भी उबूर करना पड़ता है और रास्ते में कोटरी को भी आना लाजिम है। तो फिर आप यूँ समझ लें कि इस केस की ट्रेन इस वक्त कोटरी जंक्शन पर खड़ी है, मैंने काटदार आवाज़ में कहा। इसका अगला पड़ाव हैदराबाद का स्टेशन होगा, जो इस केस की मंजिल और फैसले का दिन भी है। लिहाजा कोटरी जंक्शन पर जो भी कार्रवाई हो रही है उसे सफ़र का हिस्सा समझकर बर्दाश्त करें। अगर आप मंजिल पर पहुंचने का इरादा रखते हैं तो, वरना जो मर्ज़ी आए वो करें। फिर मैंने जज साहब की तरफ देखते हुए कहा, मुझे गवाह से और कुछ नहीं पूछना है आली जनाब। अमानत अली के बाद मकतूला के साबिक शौहर अमजद अली को गवाही के लिए पेश किया गया। अमजद अली की उम्र 50 के करीब थी। वो गंदमी रंग का मालिक एक हैंडसम शख्स था। वकील इस्तिगासा ने रस्मी सवालात के बाद इसे फारिग कर दिया। अमजद साहब, मैं आपके फैमिली मैटर पर कोई बात नहीं करूँगा क्योंकि पिछली चंद नशिस्तों से इस अदालत में आपकी ज़िंदगी मौज़ूए बहस बनी हुई है। मैंने दोस्ताना अंदाज में अपनी जरह का आगाज़ करते हुए कहा, आप मौजूद अदालत को सिर्फ इतना बता दें कि 17 मार्च की रात 8 बजे के आसपास आप मकतूला से मिलने गए थे या नहीं। उसने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया, मैं एक सच्चा इंसान हूँ, मैंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है। आप मुझसे जो कुछ भी सवाल करना चाहेंगे मैं उसका 16 आने खरा जवाब दूंगा। हाँ, मैं उस रात मकतूला के पास गया था। मेरी मालूमात के मुताबिक तलाक के बाद से आपका मकतूला के साथ किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं था, हत्ता कि आपकी बेटियां भी अपनी माँ से नहीं मिलती थी, मैंने गंभीर अंदाज में कहा। जहाँ तक आपके दिलो दिमाग की बात है तो अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो आप मकतूला से शदीद किस्म की नफ़रत करते हैं, है ना? आपकी तवक्का से भी ज़्यादा वकील साहब। वो जहर खंदा
लहजे में बोला, मैं समझता हूँ अभी तक साइंसदानों ने ऐसा कोई पैमाना ईजाद नहीं किया जो मकतूला से मेरी नफ़रत को नाप सके। फिर 17 मार्च की रात आपको मकतूला से मुलाकात की ज़रूरत क्यों पेश आ गई? मैंने सरसराती हुई आवाज़ में सवाल किया। मैं खुद पर जब्र करके वहाँ गया था, उसने ज़ख्मी लहजे में कहा। मैं उसे वार्न करने गया था कि अपनी जलील हरकतों से बाज आ जाए, वरना मैं हर हद फलांग जाऊँगा। आप मकतूला की किन जलील हरकतों का जिक्र कर रहे हैं अमजद साहब? मैंने कुरेदने वाले अंदाज में पूछा। 2.5-3 साल पहले इस बदबख्त औरत ने जो भी चांद चढ़ाया था, उसके बाद हम तीनों बाप बेटियों ने उससे कता ताल्लुक़ कर लिया था। वो बोझल आवाज़ में बताने लगा। मैं तो इससे जो नफ़रत करता था सो करता था और हमेशा करता रहूँगा, लेकिन मेरी दोनों बेटियाँ भी उससे सख्त नापसंद करती थी। हत्ता कि समीना की शादी के वक्त भी हमने उसे बताना ज़रूरी नहीं समझा था। बेटियों की इस बेमुरवती ने उसकी अना पर ज़रब लगाई और वो मेरी बेटियों के ख़िलाफ़ हो गई। और जहाँ तक इसके ताल्लुक़ का सवाल है तो उसके जवाब में मैं यही कहना चाहूँगा कि लम्हाती तवक्कुफ़ करके उसने उदास नज़रों से हाज़रीन अदालत को देखा, फिर मेरी तरफ मुतवज्जा होते हुए बोला, पिछले चंद हफ़्तों से उसने समीना के शौहर से राह व रस्म पैदा कर ली थी और वो मेरे दामाद को समीना और मेरे ख़िलाफ़ भड़काने के मिशन में लग पड़ी थी। जब समीना ने मुझे इस सूरत हाल से आगाह किया तो मैं 17 मार्च की रात गुस्से में सीधा उसके पास पहुंच गया। मैंने 2 टोक अल्फाज में उस पर वाज़ेह कर दिया कि मेरी बेटी का घर उजाड़ने के ओछे हथकंडों से बाज आ जाओ, वरना मैं सीधा नरगिस बेगम के पास पहुंच जाऊंगा और उसे तुम्हारे और केडी खान की तमाम सया सफ़ेद करतूतों के बारे में बता दूंगा। तो क्या मकतूला ने आपको यकीन दिला दिया था कि वो आइंदा ऐसी कोई शरपसंदाना हरकत नहीं करेगी? मैंने पूछा। उसने सिरे से अपने कसूर को मानने से ही इनकार कर दिया था, वो सटपटाए हुए लहजे में बोला। तो इसके इनकार के बाद क्या आपने अपनी धमकी पर अमल कर डाला था? मैंने इस्तिफसार किया। मतलब ये कि आपने केडी खान की पहली बीवी नरगिस को तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया था? इसकी नौबत ही नहीं आई, वो अफसोसनाक अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। नौबत नहीं आई का क्या मतलब हुआ? मैंने कदरे सख्त लहजे में दरियाफ्त किया। जिस रोज़ मैंने नरगिस से मुलाकात का प्रोग्राम बनाया था उससे एक दिन पहले ये वाक़या पेश आ गया। वो एक ठंडी सांस खारिज करते हुए बोला, मेरा मंसूबा धरा का धरा रह गया। इन हालात व वाक़यात की रोशनी में अगर ये समझ लिया जाए कि मकतूला की मौत आपके हाथों हुई है तो आपको कैसा महसूस होगा अमजद साहब? मैंने सनसनाते हुए लहजे में पूछा। काश, वो ख्वाबनाक लहजे में बोला, ये सादत मेरे नसीब में लिखी होती। मैं बहुत बुज़दिल हूँ, हमेशा देर कर देता हूँ। दूसरे मेरी नरमी और शराफत का फ़ायदा उठा लेते हैं। पैदा करने वाले रब की कसम, मैंने कई बार सोचा कि इस बेवफा औरत को अज़ियतनाक मौत से दो चार करूं, मगर मैं ऐसा सोचकर ही रह गया। इस मामले में भी कोई दूसरा ही मुझ पर सबकत ले गया। लम्हाती तवक्कुफ़ के करने के बाद उसने सताइशी नज़र से एक्यूज़ बॉक्स में खड़े मुलजिम शाहजेब की तरफ देखा, फिर अपने एक हाथ को पेशानी तक ले जाते हुए इंतहाई जज्बाती लहजे में बोला, अगर ये कारनामा आपने अंजाम दिया है तो मैं आपको अज़मत का सलाम पेश करता हूँ। फिर वो रुए सुखन जब साहब की तरफ मुड़ते हुए मिन्नत रेज़ लहजे में कहने लगा, सर, अगर कानून की रूह से किसी भी तरह ये मुमकिन हो जाए कि मुलजिम की बजाय आप मुझे सज़ा सुनाकर जेल की सलाखों के पीछे भेज दें तो ये मैं आपका एहसान समझूंगा। मैं उस शख्स को सज़ा पाते नहीं देख सकता जिसने मेरी सुलैब अपने कंधे पर उठा रखी है। अमजद अली के इन जज्बाती मुकालमों ने कमराए अदालत पर सौगवार सन्नाटा तारी कर दिया था। बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी फिल्म का क्लाइमैक्स चल रहा हो। जज ने भारी भरकम आवाज़ में गवाह को मुखातिब करते हुए कहा, मिस्टर अमजद, ये अदालत का कमरा है, कोई थिएटर नहीं। आप मकतूला के कत्ल में मुलविस नहीं हैं, बस इतना ही काफ़ी समझें और जाकर अल्लाह का शुक्र अदा करें। अदालत जानती है कि इसे क्या करना है और क्या नहीं करना। आपकी इत्तला के लिए अदालत बता रही है कि कानून की किताब में ऐसी कोई सहूलत मौजूद नहीं है कि करे कोई और भरे कोई। अमजद अली समझने वाले अंदाज में गर्दन हिलाकर रह गया। जज ने 10 रोज़ बाद की तारीख देकर अदालत बर्खास्त कर दी। मंजर उसी अदालत का था और गवाहों वाले कटहरे में खलक दाद खान अल-मारूफ केडी खान खड़ा था। ये इस्तिगासा की मेन स्ट्रीम का आखिरी गवाह था। केडी खान अपना बयान रिकॉर्ड करा चुका तो वकील इस्तिगासा लगभग 20 मिनट तक हल्के फुल्के सवालात की मदद से गवाह के साथ खेलता रहा। फिर अपनी बारी पर मैं विटनेस बॉक्स के नज़दीक पहुंच गया। खान साहब,
सबसे पहले तो मैं आपकी ज़ौजाए सानी की अलमनाक मौत पर गहरे रंजो गम का इजहार करूँगा। मैंने हमदर्दी भरे अंदाज में अपनी जिराह का आगाज़ करते हुए कहा। अल्लाह ताला मकतूला की अगली मनाजिल को आसान फरमाए। शुक्रिया, उसने मुख्तसर सा जवाब दिया। मैं आपकी खानगी ज़िंदगी में किसी नौयत की मुदाखलत किए बग़ैर आपसे चंद इंतहाई सादा से सवाल करूँगा। मैंने उसके चेहरे पर नज़रें जमाते हुए कहा है कि आप मुझसे भरपूर ताउन करेंगे। आप पूछें, जो भी पूछना चाहते हैं, वो खुश्क लहजे में बोला। ये बात ढकी छुपी तो नहीं रही है कि आपने दूसरी शादी की और अपनी पहली बीवी से छुपा कर रखा था। मैंने कहा, एक हफ्ते में एक आध बार अपनी ज़ौजाए सानी यानी मकतूला के पास शब बसरी के लिए जाया करते थे और ये भी मालूम हुआ है कि आप मकतूला के पास काफ़ी ताख़ीर से पहुंचते थे और अगली सुबह बहुत जल्द वहां से रुखसत हो जाते थे। आप अपनी इस गैर हाज़िरी को अपनी पहली बीवी से किस तरह छुपा पाते थे? मैं अपनी दूसरी बीवी के पास उस रात को जाया करता था जिस रात मेरी पहली बीवी अपनी हम कुमाश दोस्तों के साथ किसी पार्टी में मसरूफ़ होती थी। उस रात वापसी पर नरगिस घर आकर ऐसी बेखबर सोती थी कि उसकी मदहोशी अगले दोपहर से पहले नहीं टूटती थी। ऐसे मौके पर नरगिस होश हवास में नहीं होती थी और उसकी खुद फरामोशी से मुझे रात बाहर गुजारने का मौका मिल जाता था। उसने ठहरे हुए अंदाज में जवाब दिया। केडी खान की रास्त गोई ने मुझे मुतासिर किया। मैंने अगला सवाल किया, खान साहब, आप तंबाकू नोशी करते हैं? उसने जवाब दिया, जी, मैं सिगरेट पीता हूँ, कोई मखसूस ब्रांड या जो भी मिल जाए। मैंने जब से सिगरेट नोशी शुरू की है एक ही ब्रांड पर हूँ, उसने बड़े एतमाद से जवाब दिया। मैं डेनबिल पीता हूँ। थैंक यू, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। फिर पूछा, वक़्क़ों के रोज़ भी आप हस्बे आदत बहुत जल्दी मकतूला के अपार्टमेंट से निकल आए थे? जी बिल्कुल, उसने इस्बात में जवाब दिया। इस सानहे की इत्तला आपके हमजुल्फ़ जुनैद अली ने फ़ोन करके 1:30 पर पुलिस को दी थी। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। इस वक्त आप अपने दफ्तर में मौजूद थे, बल्कि कोई 30 मिनट पहले ही आप ऑफिस पहुँचे थे और सीट पर बैठते ही आपके दोस्त एहसान जितोई का फ़ोन आ गया था। आपके दोस्त को बिल्डिंग के चौकीदार मुश्ताक अहमद ने बताया था कि आपकी दूसरी बीवी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। जितोई साहब की फराहम करदा खबर को आपने अपनी साली आलिया तक पहुंचाया, फिर आलिया ने ये मामला जुनैद तक पहुंचाया था। आप बराह रास्त पुलिस के पास इसलिए नहीं गए थे कि आपने अपनी दूसरी शादी को इंतहाई खुफिया रखा हुआ था। आई एम राइट? एब्सोल्युटली राइट, वो अल्फाज पर ज़ोर देकर बोला। आप इस अम्र की तस्दीक कर चुके हैं कि वक़्वा के रोज़ कमोबेश 1 बजे आप अपने दफ्तर पहुंचे थे। मैंने कहा, आपकी ट्रेडिंग कंपनी का दफ्तर न्यू चाली के इलाके में है। आप किस रास्ते से ऑफिस गए थे? मेरे घर बोट हैसन से माई कोलाची वाला रूट सबसे नज़दीक पड़ता है, उसने बताया। 15-20 मिनट में मैं बआसानी न्यू चाली अपने ऑफिस पहुंच जाता हूं। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप वक़्वा के रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा 12:30 बजे अपने घर से रवाना हुए होंगे। इस बेचारे को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मैं उसे किस तारीख गली में घेरने का इरादा रखता हूँ। इस मरहले पर औरंगज़ेब की फराहम करदा मालूमात मेरे बहुत काम आ रही थी, जो उसने केडी खान के वक़्वा के रोज़ के मामूलात के हवाले से इकट्ठी की थी। आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है, उसने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। लेकिन आपके घरेलू मुलाजिमीन का तो कहना है कि आप वक़्वा के रोज़ लगभग 11 बजे घर से रवाना हो गए थे। मैंने सरीहन गलत बयानी से काम लेते हुए कहा। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा है तो आपके घरेलू मुलाजिमीन में से किसी को गवाही के लिए अदालत में पेश किया जा सकता है। मैंने जिस गलत बयानी का जिक्र किया था वो वक्त से मुतालिक था। औरंगज़ेब की तहकीक के मुताबिक केडी खान 10:30 बजे घर से निकल गया था। मैंने थोड़ा क्लोज मार्जिन इस गर्ज से रखा था कि केडी खान को बिल्कुल भी महसूस ना होने पाए कि मैं किस तौर से उसकी हजामत बनाने वाला हूँ। मुलाजमीन से गलती हो सकती है, वो सरसरी अंदाज में बोला। इतनी मामूली सी बात के लिए इन्हें अदालत में घसीटना मुनासिब नहीं होगा। आप मुझसे कोई और अहम सवाल कर सकते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि आपको रास्ते में कहाँ देर लगी होगी। मैंने उसकी सुनी अनसुनी करते हुए कहा, आप कुछ देर के लिए बिस्मिल्ला स्टोर पर रुके थे और आपने वहाँ से डन हिल का सिगरेट का 2 पैकेट ख़रीदे थे ना? आखिरी अल्फाज पर मैंने बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया था। वो बेसाख्ता बोल पड़ा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वकील साहब। बिस्मिल्ला स्टोर का मालिक उस्मान अहमद इस वक्त अदालत के बाहर मौजूद है। मैं उस्मान साहब को अपनी कोशिश की बिना पर गवाही देने के लिए यहाँ लाया हूँ।
मैंने डीके खान की आंखों में झांकते हुए पूछा, आपको मेरी इस जसारत पर कोई एतराज़ तो नहीं है ना खान साहब? नहीं नहीं, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। मुझे भला क्यों एतराज़ होगा, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है उस्मान की इस केस में गवाही की ज़रूरत क्यों पेश आ गई। अपनी बात के इख्तिताम पर उसने उलझन ज़दा नज़रों से मुझे सवालिया नज़रों से देखते हुए ड्रामाई अंदाज में पूछा, बता दूं? हाँ हाँ बता दें, वो इस्तरारी लहजे में बोला। दरअसल मुझे आप पर भरोसा नहीं था कि आप वक़वा के रोज़ दोपहर 11:30 बजे बिस्मिल्लाह स्टोर से 2 पैकेट डाउनहिल के ख़रीदारी की इतनी बात को इतनी आसानी से तस्लीम कर लेंगे। मैंने मायनी खेज़ अंदाज में कहा, इसीलिए मैंने उस्मान को अदालत में लाकर आपके फ़रार की राहों को मजदूद कर दिया है। अब आई आपकी बात समझ में खान साहब? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। वकील इस्तिगासा फ़ौरन अपने गवाह की मदद को लपका। डिफेंस लायानी और फजूल किस्म की जराह करके अदालत के कीमती वक्त को बर्बाद कर रहा है। इन्हें इस कोशिश से बाज रखा जाए, उन्हें ताकीद कर दी जाए। बेग साहब, जज ने मुझसे पूछा, क्या इस नुक्ते का इस ज़ेर समात केस से कोई ताल्लुक़ बनता है? जनाब आली, इतना गहरा ताल्लुक़ निकलता है कि अगर मैंने बता दिया तो इस्तिगासा के गवाह समेत पूरे इस्तिगासा को गोया सांप सूंघ जाएगा। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, ऐसा क्या है इस पिटारी में? वकील इस्तिगासा ने हिकारत भरे लहजे में मुझसे इस्तिफसार किया। मेरे फाजिल दोस्त, पिटारी में तो सांप ही हुआ करते हैं, मैंने ज़ूमानी अंदाज में कहा। फिर जज की जानिब देखते हुए इजाफा किया, जनाब आली, मेरे लिए क्या हुक्म है? आप अपने मौक़ूफ़ को सादा अल्फाज में बयान कर दे, जज साहब ने कहा। इंतहाई सादा जनाब आली, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। बिस्मिल्लाह स्टोर, जहाँ से वक़वा के रोज़ खान साहब ने 2 पैकेट डनहिल सिगरेट के ख़रीदे थे, वो गवाह के बोट हैसन वाले घर और ऑफिस के दरमियान कहीं भी वाक़ नहीं है। तो फिर वो कहाँ वाक़ है? वकील इस्तिगासा ने चीख से मुशाबा आवाज़ में मुझसे सवाल किया। जज साहब ने भवें सुकेड़ कर मुझे देखा और पूछा, बेग साहब, आप कहना क्या चाह रहे हैं? योर ऑनर, उस्मान अहमद का बिस्मिल्लाह स्टोर जाए वाक़या से महज 2 गज़ की दूरी पर वाक़ है, मैंने निहायत ही ठहरे हुए लहजे में कहा। उस्मान अहमद इस वक्त अदालत के बाहर गवाही के लिए मौजूद है। अगर इस्तिगासा के इंतहाई मोअज़्ज़िज़ और मोतबर गवाह केडी खान साहब इस अम्र की वजाहत नहीं कर पाएंगे कि वो 11:30 बजे वक़वा से 200 गज़ के फ़ासले पर क्यों मौजूद थे, या इस हकीकत से इनकार कर देंगे, तो मजबूरन मुझे उस्मान को अंदर बुलाना पड़ेगा। इधर मेरी बात ख़त्म हुई, उधर केडी खान ने कटहरे की रेलिंग को इस्तरारी अंदाज में थामने की कोशिश की, लेकिन हद से ज़्यादा बौखलाहट ने उसके हाथों को ठीक तौर पर रेलिंग तक पहुंचने नहीं दिया और वो लड़खड़ाकर और तेवरा कर कटहरे के फर्श पर ढेर हो गया। मैंने अपनी जराह के शिकंजे को केडी खान के गिर्द ऐसी मजबूती से कस दिया था कि वो हिल भी नहीं सका। उसने पुलिस कस्टडी में अपनी ज़ौजाए सानी की मौत की नींद सुलाने का इकरार कर लिया। जब आइंदा पेशी पर अदालत ने इससे पूछा कि उसने अपनी बीवी को क्यों कत्ल किया, उसने बड़ा सा लाजवाब सा जवाब दिया, मैंने अमजद अली को शिकस्त देकर उससे उसकी बीवी छीन ली थी। इस शख्स की लगाई हुई आग ने मुझे सहरिश की जान लेने पर मजबूर कर दिया। वो नामुराद 17 मार्च की रात सहरिश को ये धमकी देकर गया था कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज ना आई तो वो नरगिस के सामने उसकी और मेरी पोल खोल कर रख देगा। अमजद की धमकी के बारे में जब सहरिश ने बताया तो साथ ही ये धमकी भी दी कि खान साहब, अगर आपने इस हफ्ते के अंदर दुनिया वालों के सामने मुझे अपनी बीवी तस्लीम न किया तो मैं ख़ुद अपने निकाह नामे के साथ नरगिस के पास चली जाऊंगी और उसे पूरी तफसील के साथ बताऊंगी कि आपने किस तरह मुझे धोखे में रखकर मुझसे शादी की थी। तो जनाब सहरिश ने मुझे मुकम्मल तौर पर तबाह व बर्बाद करने का ऐलान कर दिया था। मैंने मसलहत की बिना पर इससे वादा कर लिया था कि मैं 22 मार्च की शाम एक शादी की तकरीब मुनक्कद करूँगा उसकी ख्वाहिश की तकमील के लिए, लेकिन मैंने अपने जहन में कुछ और ही प्लान बनाकर रखा था। 20 मार्च की दोपहर मैंने चौकीदार की नज़र बचाकर लगभग 12 बजे अपने सोचे समझे मंसूबे पर अमल कर डाला। केडी खान के इस इकबाली बयान के बाद अदालत ने मेरे मौकिल शाहजेब को बाइज़्ज़त बरी कर दिया। बाज़ औक़ात अल्फाज में रद्दोबदल कैसे संगीन नताइज लाता है। सहरिश ने अपने साबिक शौहर के कहे हुए धमकी आमेज़ अल्फाज में रद्दोबदल करके इन्हें अपने मौजूदा शौहर पर आजमाने की कोशिश की और नतीजे में जान से चली गई। यहाँ पर ख़त्म हो जाती है कहानी। तो आप लोग सुनिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट्स भी करिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस भी करिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ में बहुत जल्द इंशाअल्लाह।
दुआ में याद रखिए, अपना खूब ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।